यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं डी एंड एफ ब्लॉक। चैप्टर का नाम है डी एंड एफ ब्लॉक बाय अमजद अली। ट्रांजिशन एलिमेंट होते क्या हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं अकॉर्डिंग टू IUPAC, ट्रांजिशन मेटल आर डिफाइंड एज अ मेटल विच हैव इनकम्प्लीट डी सब सेल। जो मेटल जिनके पास क्या होती है? इनकम्प्लीट डी सब सेल होती है, इन न्यूट्रल स्टेट या उनकी न्यूट्रल स्टेट में हो और आयनिक स्टेट में हो, दोनों में से कोई सी भी। ठीक है, या तो न्यूट्रल स्टेट में पाई जा रही हो इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल, या फिर आयनिक स्टेट में पाई जा रही हो इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल, उन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट कह देंगे। जिनकी डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होती है न्यूट्रल स्टेट में या फिर आयनिक स्टेज में। इनकम्प्लीट डी सब सेल मतलब पार्शली फिल्ड एक तरह से, वो D1 से लेकर D9 कोई सी भी हो सकती है। जैसे कि आपका D10 वाली कॉन्फ़िगरेशन हो गई या फिर D0 वाली हो गई, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते याले। याली हो गई D9 वाली ट्रांजिशन एलिमेंट, 1 से D9 वाली में ट्रांजिशन एलिमेंट आते हैं। एग्जाम्पल दे के बताया गया यहाँ पे जिंक का। सबसे पहले जिंक में क्या आ रहा है? D10 आ रहा है। कैडमियम में क्या आ रहा है? D10 आ रहा है। मरकरी में क्या आ रहा है? D10 आ रहा है। UUB में आ रहा है तुम्हारा D10। ठीक है, तो इस सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। अगर आप इनकी आयनिक फॉर्म भी बनाएंगे, हमने दोनों पढ़ना था ना, आयनिक में भी नहीं होना चाहिए और न्यूट्रल फॉर्म में भी नहीं होना, दोनों में से किसी में भी अगर इनकम्प्लीट डी सब सेल मिल रहा है तो ट्रांजिशन कहलाएगा। यहाँ पे न्यूट्रल में तो नहीं मिल रहा। अब एक बार हम आयनिक भी चेक करेंगे। आयनिक में यहाँ पे अगर आयनिक बनाया तो यहाँ पे D10 है, तब भी तीनों में ही D10 आ रहा है लिखा हुआ, तब भी तो ही ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है तीनों के तीनों। न्यूट्रल और आयनिक दोनों में ही नहीं है ट्रांजिशन एलिमेंट। यहाँ पे नोट करके बताया गया है ऐसे कंपाउंड्स हो सकते हैं। वहाँ पे XO7 मिल जाए आपको, उसके अंदर आपको पायरो बॉन्ड मिलेगा, ऐसा बॉन्ड होता है। वहाँ पे ऑक्सीजन बीच में होता है, X बीच में होती है। अगर ये कंपाउंड बन रहा है ऐसा वाला X2O7 वाला, और आपका X2O8 वाला कंपाउंड बन रहा है, तो वहाँ पे आपको एक X 2 O मिलेंगे ऐसे लगे हुए, फिर एक X, इसे कहते हैं पैरोक्सो बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इस ट्रांजिशन मेटल, कौन सा वो है? जिंक नहीं है, कैडमियम नहीं है, मरकरी नहीं है, Ag होगा। Ag कैसे? तब आप Ag की न्यूट्रल स्टेट में लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन तो ऐसी आएगी, D10 वाली आएगी। तो ये तो नहीं होना चाहिए, पर तब आप इसके आयनिक देखते हैं तो आपको यहाँ पे अगर Ag1 में आते हैं +1 तो तब भी आपको नहीं दिखेगा, D10 ही दिखेगा। पर आप +2 में आते हैं तब आपको यहाँ पे D9 दिख जाएगा। और यही बात दूसरी बात कॉपर की आ गई। कॉपर में आपको D10 दिखा न्यूट्रल में, पर कॉपर +1 करा तो तब भी D10 दिखा, तब कॉपर +2 करा तो D9 दिख गया, मतलब ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। Cu and Ag are transition metals because both have D9 configuration. Both have D9 configuration in their 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कॉपर की हो या फिर Ag की हो, 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो इनके पास डी सब सेल खाली मिलता है, मतलब इनकम्प्लीट मिलता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन पढ़ेंगे हम यहाँ पे। पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होता है? K2Cr2O7। K2Cr2O7 फॉर्मूला होता है किसका? पोटेशियम डाइक्रोमेट का। अब हम प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, उससे पहले आप की पॉइंट पढ़, यहाँ पे की पॉइंट 1 दे रखा है, उसे देखिए। यहाँ पे दे रखा है क्रोमियम है, ये क्रोमियम O4 -2 चाहे जा रहा है यहाँ पे, ये ना CrO4। इसे आप कहेंगे, इस पूरे को कहेंगे आप क्रोमेट आयन। ये येलो कलर का होता है, स्टेबल होता है बेसिक मीडियम में। वहीं Cr2O7 -2, यहाँ पे Cr2O7 दे रखा है, ये होता है डाइक्रोमेट। ठीक है, और ये ऑरेंज कलर का होता है, स्टेबल होता है एसिडिक मीडियम में। ये या अगर इसे इसमें बदल सकते हैं और इसे इसमें बदल सकते हैं, कंडीशन दे रखी है नीचे बदलने की।
अगर आप क्रोमेट आयन को बदलना चाहते हैं डाइक्रोमेट में तो आपको पीएच देना पड़ेगा 7 से नीचे और H+ देने पड़ेंगे, मतलब एसिडिक पीएच देना पड़ेगा। अगर आप डाइक्रोमेट को क्रोमेट में बदलना चाहते हैं तो आपको OH आयन देने पड़ेंगे और पीएच देना पड़ेगा कम, मतलब ज़्यादा। इस तरह से पीएच ज़्यादा देना पड़ेगा आपको, क्योंकि बेसिक का पीएच ज़्यादा होता है तो पीएच ज़्यादा देना पड़ेगा, 7 से ज़्यादा पीएच देना पड़ेगा आपको। और आप ध्यान रखिए आप ये इसे इसमें बदल रहे हैं, इसे इसमें बदल रहे हैं, क्रोमेट को डाइक्रोमेट में यहाँ पे बदला जा रहा है। ये कोई भी रेडॉक्स चेंज नहीं है। क्यों? तो आप क्रोमेट की ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे यहाँ पे Cr की, यहाँ पे भी 6 आ रही है और यहाँ पे भी 6 आ रही है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज तो हो नहीं रही, इस वजह से ये नो रेडॉक्स चेंज है। यहाँ पे ये क्रोमेट का दे रखा है इधर, और ये दे रखा है ऊपर डाइक्रोमेट का। यहाँ पे क्रोमेट का स्ट्रक्चर बना के दिया है। यहाँ पे क्रोमेट का कैसा स्ट्रक्चर होता है, 2 माइनस के दिखा दिए चार्ज और 2 डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन दिखा दिए। ये टेट्राहाइड्रल शेप है। यहाँ पे आप एवरेज बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो 6/4 आएगा। यहाँ पे आपको एक ही वन टाइप ऑफ Cr बॉन्ड मिलते हैं। इसके अंदर एक ही टाइप के Cr बॉन्ड होते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो एक ही तरह के Cr बॉन्ड ही मिलेंगे। और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्रोमेट आयन के अंदर p d बॉन्ड पाए जाते हैं। क्रोमेट आयन के अंदर d p बॉन्ड पाए जाते हैं, p d बॉन्ड पाए जाते हैं क्रोमेट आयन के अंदर। वहीं डाइक्रोमेट के अंदर 2 टाइप्स ऑफ Cr बॉन्ड पाए जाते हैं। 2 टाइप के Cr बॉन्ड की लेंथ होती है, ठीक है। इसके अंदर डाइक्रोमेट के अंदर 2 टाइप ऑफ Cr बॉन्ड लेंथ प्रेजेंट होती है, और डाइक्रोमेट के अंदर भी p d बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। की पॉइंट नंबर 2, Na2Cr2O7 और K2Cr2O7 कौन ज़्यादा स्टेबल होता है? Na2Cr2O7 ज़्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन ऑफ K2Cr2O7। Na2Cr2O7 ज़्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन ऑफ K2Cr2O7। क्यों? क्योंकि टॉप टू बॉटम जाता है, हाइड्रेशन एनर्जी घटती है तो सॉल्युबिलिटी भी घटेगी, ठीक है। इस बात को समझ आ गया आपको। Na2Cr2O7 ज़्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन ऑफ K2Cr2O7। पर Na2Cr2O7 होता है वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। कैसा होता है? हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, मतलब पानी एब्जॉर्ब करने वाला नेचर इसके तरह से हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है Na2Cr2O7। डू नॉट यूज एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। इस वजह से हम इसे कैसे यूज़ नहीं कर सकते? प्राइमरी स्टैंडर्ड की तरह यूज़ नहीं कर सकते हम Na2Cr2O7 को प्राइमरी स्टैंडर्ड की तरह यूज़ नहीं कर सकते किसके अंदर? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में। रीजन, डू टू द हाइग्रोस्कोपिक नेचर एब्जॉर्ब कर लेगा ये मॉइस्चर को और चेंज हो जाएगा कंसनट्रेशन में अकर। दैट्स वाई वी नीड टू मेजर एवरी टाइम बिफोर द रिएक्शन। तो हम कह सकते हैं हम इसे Na2Cr2O7 को हम सेकेंडरी सबस्ट्रेट की तरह यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। वहीं स्टेबिलिटी इसकी कम है कि इसकी K2Cr2O7 की, पर हम इसे यूज़ करते हैं प्राइमरी सबस्ट्रेट की तरह, क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक नेचर का नहीं होता। यूज एज अ प्राइमरी सबस्ट्रेट। Na2Cr2O7 किसको यूज़ करते हैं प्राइमरी सबस्ट्रेट की तरह? K2Cr2O7 को यूज़ करते हैं प्राइमरी सबस्ट्रेट की तरह वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में, ठीक है। और वहीं Na2Cr2O7 को टाइट्रेशन में यूज़ नहीं करते क्योंकि वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है। हाइग्रोस्कोपिक नेचर का मतलब है वाटर एब्जॉर्ब करने वाला। अब यहाँ पे नोट दे रखा है कि क्रोमियम अगर 3
3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है और क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 3+ है तो एम्फोटेरिक की तरह बिहेव करता है। और क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है तो बेसिक की तरह बिहेव करता है। और क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है तो एसिड की तरह बिहेव करता है। ये नोट दे रखा है यहाँ पे FeCr2O4 ये एक मिक्सचर है 2 टाइप ऑफ ऑक्साइड का, FeO Cr2O3 का। इसे आप क्या कहेंगे, FeCr2O4 को क्रोमाइट और भी कहते हैं। यहाँ पे दूसरा नोट दे रखा है कि Na2CrO4 येलो कलर का होता है। Na2CrO4 येलो कलर का होता है, इसका नाम होता है सोडियम क्रोमेट। और यहाँ पे दे रखा है Na2Cr2O7 होता है, ये आपका ऑरेंज कलर का होता है। और Na2CO3 बेसिक होता है और K2Cr2O7 ऑरेंज कलर का होता है। ये आपको नोट में सारी चीज़ें पता चल गई, ये वाली और याली और याली, क्योंकि हम इसका यूज़ करने वाले हैं हम सबका। ठीक है, क्रोमियम का पता चल गया ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, ये कंपाउंड के बारे में पता चल गया और याले भी। अब आप यहाँ पे देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7। आप K2Cr2O7 की प्रिपरेशन पढ़ेंगे यहाँ पे, ये होती है प्रिपरेशन। हम K2Cr2O7 की प्रिपरेशन चालू करते हैं तो हम यूज़ करते हैं क्रोमाइट ओर का। क्रोमाइट ओर किसे कहते हैं, FeCr2O4। ये मिक्सचर होता है 2 तरह की ऑक्साइड का, FeO और Cr2O3 का। यहाँ पे हमने क्रोमाइट ओर लिया, क्रोमाइट ओर में क्या हुआ, Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है यहाँ पे +2 और क्रोमाइट ओर की ऑक्सीडेशन क्रोमियम की कितनी दे रखी है ऑक्सीडेशन स्टेट +3। यहाँ पे आपने ऑक्सीजन का यूज़ करा एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और तब यहाँ पे आपका 2 में टूट गया, एक टूटा CrO4, ये एसिडिक है। क्यों, यहाँ पे क्रोमियम 6+ ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसलिए एसिडिक है। अभी बताया था क्रोमियम अगर अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में 6+ वाली में तो कौन से में होगा, एसिडिक होगा। तो यहाँ पे क्रोमियम 6+ में है इसलिए एसिडिक हो गया ये। और Fe3+ स्टेट में है और फॉर्मूला का नाम क्या, Fe2O3, ये बेसिक में है, ये बेसिक है। ठीक है, और यहाँ पे आपने रिएक्शन के अंदर क्या डाला, Na2CO3, ये बेसिक मीडियम का होता है। अब इसकी रिएक्शन इस हुई, ये तो एक तरह से रिएक्शन छोड़ के चला गया, ये आगे ही नहीं बढ़ा। तो रिएक्शन होने के बाद आपका ये बना Na2CrO4, ये येलो कलर का होता है और सोडियम क्रोमेट नाम है इसका। ठीक है, फिर आपने इसमें डाला H आयन इस तरह से। ठीक है, एसिडिक pH दिया आपने और H आयन डाला, एसिडिक pH दिया और H आयन डाला। क्यों, ये क्रोमेट दे रखा है, आपको डाइक्रोमेट में बदलना है। यहाँ पे देखिए ये क्रोमेट है और आपको इसको डाइक्रोमेट में बदलना है, तो आपने कंडीशन लगाई यहाँ पे H+ और pH 7 से कम। तो H+ की सोर्स कौन थी, H2SO4, उसे डाला, ऑरेंज कलर का आ गया। उसके बाद आपने KCl से रिएक्शन कराई तो यहाँ पे K2Cr2O7 आया, ये भी ऑरेंज कलर का क्रिस्टल है। ठीक है, यहाँ पे अब ये दूसरी रिएक्शन, ये बार आपको प्रिपरेशन सही से पढ़ लीजिएगा दोबारा। यहाँ पे आप देखिए MnO4 को कहते हैं मैग्नेट आयन, MnO4 को MnO4 2- ये दे रखा है, इसका नाम है मैग्नेट आयन। इसमें मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +6 होती है। ठीक है, ये डार्क ग्रीन कलर का होता है, स्टेबल होता है बेसिक मीडियम में। मैग्नेट आयन डार्क ग्रीन कलर का होता है, स्टेबल होता है बेसिक मीडियम में। ठीक है, और यहाँ पे ठीक है, और तो आप इसे H+ आयन देते हैं तो ये 2 में टूटता है इस तरह से। ये टूटा आपका इस तरह से MnO2 और MnO4। यहाँ पे MnO2 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है और यहाँ पे MnO4 में ऑक्सीडेशन स्टेट Mn की +7 है। ये MnO4 यहाँ पे 2- नहीं लग रहा, बस फ़र्क क्या है, 2- नहीं लग रहा है इसमें। ठीक है, याले में फ़र्क क्या है, एक तो याला हो गया, इसका नाम है मैग्नेट आयन और इसका नाम है परमैग्नेट आयन। इन दोनों में फ़र्क क्या है,
यहाँ पे आप देख सकते हैं -2 लग रहा है और यहाँ पे कुछ नहीं लग रहा। पर मैग्नेट में कोई चार्ज नहीं है। इस तरह से पर मैग्नेट आयन ये डार्क पर्पल कलर का होता है, स्टेबल होता है एसिडिक मीडियम में। यहाँ पे मैग्नेट आयन याला वाला, कौन सा याला, इसका नाम है मैग्नेट आयन। यहाँ पे -2 चार्ज है, यहाँ पे पर मैग्नेट में नहीं है। इनके बारे में पढ़ रहे हैं, मैग्नेट आयन के बारे में पढ़ा आपने, स्ट्रक्चर बनाया इसका मैग्नेट आयन का ऐसा। ये टेट्राहेड्रल होता है। 1 टाइप ऑफ एमएन बॉन्ड लेंथ पाई जाती है इसके अंदर। एक ही तरह की एमएन बॉन्ड लेंथ पाई जाती है। पी पाई डी पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। यहाँ पर मैग्नेट आयन इसका स्ट्रक्चर बनाया। ये टेट्राहेड्रल होता है। पी पाई डी पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। 1 टाइप ऑफ एमएन बॉन्ड लेंथ होती है। एक ही तरह की एमएन बॉन्ड लेंथ होती है, मतलब एक ही तरह के बॉन्ड होते हैं। मतलब एक ही तरह के बॉन्ड नहीं, पैसे सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड भी होते हैं, पर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ इस तरह से एक ही तरह की बॉन्ड लेंथ होती है। अगर आप बॉन्ड लेंथ की बात करें एमएन की, तो किसके अंदर ज़्यादा होगी, मैग्नेट या पर मैग्नेट आयन में। पर मैग्नेट आयन में बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है एमएम की। MnO की बॉन्ड लेंथ होती है वो पर मैग्नेट में ज़्यादा होती है, ठीक है, इन कंपेरिजन ऑफ द, मतलब मैंने क्या कहा भी, मैंने कहा कि मैग्नेट आयन में ज़्यादा होती है, पर सॉरी मैंने पर मैग्नेट कह दिया। देखो यहाँ पे MnO का बॉन्ड लेंथ होती है वो किसमें ज़्यादा होती है, मैग्नेट आयन में ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन ऑफ द पर मैग्नेट। दोबारा बोल रहा हूँ, Mn होता है MnO, इसका बॉन्ड लेंथ होती है वो मैग्नेट आयन में ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन ऑफ द पर मैग्नेट आयन। यहाँ पे आप प्रिपरेशन पढ़ेंगे आप KMnO4। KMnO4 MnO दिख रखा है मैग्नेट आयन, ठीक है, KMnO4 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 में क्या है, पर मैग्नेट, ठीक है, पोटेशियम पर मैग्नेट। यहाँ पे मैग्नेट नहीं है, पोटेशियम पर मैग्नेट वाला है। मैग्नेट में तो 2 - 2 होती थी ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी बनाया कैसे, आपने लिया पायलोलोसाइट और लिया, उसका नाम है MnO2। उसको आपने रिएक्शन कराई किसके साथ, KOH प्लस एयर, या आप रख दो KOH प्लस KNO3, इसके साथ रखो, कॉम्प्लेक्स बन गया। यहाँ पे कंपाउंड कौन सा बन गया, K2MnO4। ये ग्रीन कलर का होता है, पोटेशियम मैग्नेट नाम पड़ेगा इसका, ठीक है। अब आप इसकी रिएक्शन 3 तरह कैसे करा सकते हैं। अगर आप इसमें H+ आयन देते हैं तो रिएक्शन कैसी बनी, MnO2 KMnO4 पर्पल कलर का होता है, ये बनाना था मैं, ठीक है। अब ये इस तरह से ये अच्छा प्रोसेस नहीं है, क्योंकि ये तो दोबारा बन गया इसमें, ये तो दोबारा वापस आ गया, तो पूरा तो KMnO4 बना नहीं। अब आप इलेक्ट्रोलाइट कराते हैं इसकी पोटेशियम मैग्नेट की इलेक्ट्रोलाइट कराएंगे तो आपको पर्पल कलर का KMnO4 मिलेगा। अगर ओजोन मतलब O3 से रिएक्शन कराते हैं, ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। O3 एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ध्यान रखना इस बात का। O3 एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इससे रिएक्शन कराएंगे KMnO4 आ जाएगा बन के, ठीक है। यहाँ पे देखिए NaAlOH4, इसकी रिएक्शन आपने कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एसिडिफिकेशन कराई तो ये बन के आ गया Al2O3, ठीक है। अब एक बार दोबारा देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं, दोबारा बता देता हूँ मैं ये, एक बार आप देख लीजिए दोबारा। प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं हम KMnO4 की, पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है। यहाँ पे आपने कौन सा और लिया, पायरोलोसाइट और लिया, उसका नाम क्या है, पायरोलोसाइट और है MnO2। इसकी रिएक्शन कराई हमने KOH से प्लस एयर, या इससे करा लो या फिर इससे करा लो, KOH प्लस KMnO4 से कराई, क्या बन के आया, पोटेशियम मैग्नेट बन के आया। उसका फॉर्मूला था K2MnO4, ये ग्रीन कलर का कॉम्प्लेक्स था। अब आप इसकी रिएक्शन 3 तरीके से करा सकते हैं आगे। अगर आप इसको H+ आयन देते हैं तो आपका एक तरह से MnO2 ये वापस बन के आ गया, शुरुआत में था, और पर्पल कलर का पोटेशियम पर मैग्नेट बन के आ गया।
और इलेक्ट्रोलाइट कराते हैं तो पर्पल कलर का पोटेशियम पर मैग्नेट बन के आएगा। अगर ओजोन से रिएक्शन मतलब O3 से रिएक्शन कराते हैं तो आपका KMnO4 बन के आ जाएगा पर्पल कलर का। एक बार पीछे का भी देख लीजिए, यहाँ पे ये वाली रिएक्शन थी, ठीक है। ये आपको ये सब पता चल गया ना, मैग्नेट आयन कौन से होते हैं, पर मैग्नेट कौन से होते हैं, ये डिफरेंस पता चल गया इनमें। एक बार देख लीजिए सही से डिफरेंस, ये डिफरेंस हो गए। ये मैग्नेट आयन है, यहाँ पे 2 की स्टेट में होता है, ठीक है, पर मैग्नेट आयन है। अब इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज दे रखी है यहाँ पे K2Cr2O7 की और KMnO4 की। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज दे रखी हैं किसकी, K2Cr2O7 की और KMnO4 की। पहली प्रॉपर्टी ऑक्सीडाइजिंग पावर, देखो K2Cr2O7 एंड KMnO4 दोनों के दोनों ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। K2Cr2O7 और KMnO4 दोनों ही एक तरह से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्यों? कि बोथ आर प्रेजेंट इन द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, दोनों के दोनों हैं, उनके पास मेटल है वो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे ही बैठा है। जैसे मैंगनीज, इस वाले में मैंगनीज कैसा है +7 में, और इसमें क्रोमियम कैसा है +6 में। तो वो रिड्यूस होते हैं, इस तरह से अपने आप को रिड्यूस करते हैं। वो ऑक्सीडाइज तो हो नहीं सकते ना वो, कि पहले इतनी तकड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठे हैं प्लस की। तो आप तब भी एक ओवरऑल देखेंगे कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ऑक्सीडाइजिंग पावर में, तो आपको दिखेगा KMnO4 ज़्यादा होता है। ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी ज़्यादा होती है, KMnO4 की ज़्यादा होती है ऑक्सीडाइजिंग पावर इन कंपेरिजन ऑफ K2Cr2O7। क्यों? बिकॉज Mn2+ होता है इसके अंदर, Mn2+ इज 3d5 हाफ फील्ड स्टेबल होता है, गेट इजीली रिड्यूस टू अचीव द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तब भी आप एक ओवरऑल ऑक्सीडाइजिंग पावर का देखना चाहें तो सबसे पहले आपको दिखेगा मैग्नेट, वो यहाँ क्या दिखेगा सबसे पहले आपको MnO4-, सबसे पहले आपको देखेगा MnO4-, फिर दिखेगा आपको क्लोरीन। उससे कम कौन है, क्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर है। उससे कम कौन है, तीसरा नंबर है CrO7-2-, फिर चौथे पे कौन है VO2+। ऑक्सीडाइजिंग पावर देखना चाहेंगे तो आप देखेंगे थी सबसे पहले आता है MnO4-, फिर आता है Cl2, उससे कम कौन है Cl2 की ऑक्सीडाइजिंग पावर है, और तीसरे नंबर पे ऑक्सीडाइजिंग पावर आती है CrO7-2- की, और चौथे पे आती है VO2+। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग पावर याद हो गई इस तरह से। पहले पे आती है किसकी, MnO4-, दूसरे पे आती है क्लोरीन की Cl2 की, और तीसरे पे आती है CrO7-2-, फिर चौथे पे आती है VO2+। और अब इनकी ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन पढ़ेंगे अब हम। तब आप ये हो गया आपका कौन, MnO4-, ये होता है पर्पल कलर का होता है। आपको पता है पोटेशियम पर मैग्नेट पर्पल कलर का होता है MnO-, पोटेशियम, ये एकदम पर मैग्नेट है। ये कौन है, पर मैग्नेट। इस पर कुछ भी लगा दो, पोटेशियम लगा दो, कुछ भी लगा दो, पोटेशियम पर मैग्नेट हो गया ऐसे ही। ये पर मैग्नेट तब आयन होगा तो ये पर्पल कलर का होता है, एसिडिक मीडियम में स्टेबल होता है। तब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे इनके साथ I-, तब रिएक्शन कराएंगे तो ये I- को I2 में बदल देगा, ठीक है ना, I- को I2 में बदल देगा, और Fe+2 को Fe+3 में बदल देगा, Sn+2 को Sn+4 में बदल देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पता चला तब MnO4- मतलब कौन है, पर मैग्नेट वाला आयन है, पर मैग्नेट वाला आयन है MnO4-, पर मैग्नेट वाला आयन तभी रिएक्शन करता है। ठीक है, तभी रिएक्शन में से डालोगे आप तो ये I- को I2 में बदल देगा, Fe+2 को Fe+3 में बदल देगा, Cn+2 को
Sn+2 को Sn+4 में बदल देगा। C2O4 2- को ये कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देगा। ध्यान रखना, C2O4 2- को कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देगा। और क्लोरीन आयन दे दिया आपने, ब्रोमीन आयन दे दिया, आयोडीन आयन दे दिया, मतलब HCl हो गया या फिर HBr हो गया या फिर HI हो गया। अगर ये रिएक्शन में डले हुए हैं और पोटेशियम मतलब परमैंगनेट आयन आ गया तो इन्हें Cl2 में बदल देगा, Br2 में बदल देगा, I2 में बदल देगा। ठीक है। और NO2- को किस में बदल देगा? NO3- में बदल देगा। और SO3 2- को SO4 2- में बदल देगा। H2S को ये S0 में बदल देगा। और खुद किस में बदल जाएगा? खुद Mn+2 में बदल जाएगा। मतलब परमैंगनेट आयन था ये। ठीक है, परमैंगनेट आयन था MnO4-। ठीक है, परमैंगनेट आयन किस में बदल गए? मैंगनीज 2+ में बदल गया। परमैंगनेट आयन था, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी? परमैंगनेट आयन के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट थी आपकी कितनी? प्लस के साथ थी। यहाँ पे लिखा है, ये रहा। परमैंगनेट आयन के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी? प्लस के साथ। मतलब वो प्लस के साथ से +2 में आ गया। ठीक है, वहाँ यहाँ ठीक है, यहाँ पे कहाँ से आ गया? ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +2। मतलब प्लस के 7 से +2 पे आ जाएगा वो खुद, तो तब रिएक्शन में आएगा। और कलरलेस होता है तब मैंगनीज 2+ हो जाता है। तो ठीक है, तब आप इसकी परमैंगनेट आयन को रिएक्शन में डालेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है, तो ये एंड में कैसा निकलेगा? ये निकलेगा आपका +2 बन के। और ध्यान रखना, ये रिएक्शन हो रही है एसिडिक मीडियम में होनी चाहिए। ठीक है, और ये सारे हैं, वो सारे ऐसे डले थे तो ऐसे निकलेंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये MnO4- ये भी परमैंगनेट है, परमैंगनेट आयन। ये वीक, बेसिक और न्यूट्रल में कैसा होता है? अगर आपने ये डाला, अगर वीक बेसिक मतलब हल्का तो बेसिक मीडियम या फिर न्यूट्रल मीडियम में डाला तो ऐसी रिएक्शन आएगी आपके पास। ठीक है, और खुद किस में बदल जाएगा? Mn+4 में बदल जाएगा। इस तरह से Mn+4 में बदलेगा खुद। तो किस में बदलेगा? अगर आपने बेसिक या फिर न्यूट्रल मीडियम में डाला इसे तो किस में बदलेगा? Mn+4 ऑक्सीडेशन स्टेट में बदल जाएगा। और I- को ये IO3- में बदलेगा, Fe2 को Fe3+ में बदलेगा, Sn2 को Sn+4 में बदलेगा। ठीक है, और ये आ गया आपका कौन सा वाला? डाइक्रोमेट आयन। तब डाइक्रोमेट आयन रिएक्शन में आता है, ऑरेंज कलर का होता है ये। तो एंड में तभी निकलेगा तो Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +3 और ये ग्रीन कलर का होगा। ठीक है, और ये क्या क्या बदलेगा? डाइक्रोमेट आयन आ गया रिएक्शन में तो आपका ये होता है आयोडीन आयन होता है, Hi2 में बदल देगा। H2S को S में बदल देगा, Fe+2 को Fe+3 में बदल देगा, SN+2 को SN+4 में बदल देगा। और Cl आयन को नहीं बदल पाया था, नो चेंज रिएक्शन। क्यों? अभी तो बताया कि अभी तो यहाँ पे बताया था कि आपको ऑक्सीडाइजिंग पावर में ये तो ज़्यादा होता है, इसलिए इसने इसे बदल दिया। पर अब तो हम इसकी बात कर रहे हैं ना, इसकी तो ऑक्सीडाइजिंग पावर कम है, तो इस पे ये कोई भी वार नहीं कर पाएगा, नो रिएक्शन होगी। ये ऑक्सीडाइजिंग पावर जो Cl2 की ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन ऑफ डाइक्रोमेट आयन, इसलिए तभी ये Cl आयन से रिएक्शन करेगा तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, नो चेंज। ठीक है, क्योंकि ये लेस ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है इसकी इन कंपेरिजन ऑफ Cl आयन। ठीक है, और ये डाइक्रोमेट आयन दे रखा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +6 में होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑरेंज कलर का होता है, तभी कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होने की। ठीक है, और तभी SO2 से रिएक्शन करेगा
तो यहाँ पे कौन सा कॉम्प्लेक्स बन के आ जाएगा, Cr2SO4 3, ये ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, तब डाइक्रोमेट आयन की रिएक्शन कराएंगे हम KOH मतलब एक बेस से, तो कैसी रिएक्शन होगी, O4 माइनस के 2 क्रोमेट आयन बनेगा येलो कलर का। ठीक है, क्योंकि +6 में एसिडिक है और तो बेस है तो रिएक्शन तो होनी है इनकी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा क्रोमेट आयन बन के आ गया सामने, डाइक्रोमेट का क्रोमेट बन गया। ठीक है, येलो कलर का होता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन करते हैं हम। MnO4 माइनस कैन नॉट डीकलराइज बाय, Mn4 होता है वो डीकलराइज नहीं हो सकता, डीकलराइज नहीं हो सकता। ठीक है, किससे नहीं हो सकता डीकलराइज, उसे वो क्या नहीं कर पाए, उसे वो ऑक्सीडाइज नहीं कर पाए, उससे वो डीकलराइज नहीं हो सकता। इस बात ध्यान रखना है, हिंदी बता रहा हूँ इसकी। MnO4 माइनस उससे कैन नॉट बी डीकलराइज बाय, जिसे वो ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। किसे नहीं कर सकता, कार्बन को नहीं कर सकता यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड में। क्यों, कार्बन पहले से ही यहाँ पे +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा है, तो उसमें से कौन से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ये चारों के चारों तो निकाल के बैठा भाई ये। ठीक है, तो पहले आंसर सही है इसका। यहाँ पे CO2 मैक्स में है, पहले मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा है कार्बन CO2 में, यहाँ ये पहले से ही तो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, ये ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकता क्योंकि पहले से ही +4 में बैठा हुआ है। और वहीं अगर आप किसकी बात करेंगे, SO2 की बात करेंगे, तो यहाँ पे +4 में होता है, +6 में बदल जाएगा ऐसे यहाँ पे। और ये अगर आप FAS, इसका मतलब क्या होता है, FAS मोहर सॉल्ट, इसका मतलब होता है मोहर सॉल्ट, वहाँ पर लिखा है FAS, उसका मतलब है मोहर सॉल्ट। Fe, इस मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, FeSO4 NH4 2SO4.6H2। ये भी क्या होगा, इसमें Fe +2 से +3 में बदल जाएगा। यहाँ पे क्लोरीन -1 से क्लोरीन 0 पे आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको अब यहाँ पे ये रिएक्शन दे रखी है 3MnO4 माइनस के 2, 3MnO4 माइनस के 2 2H2O, 2MnO4 माइनस और 4OH, 4OH क्या दे रखा, 4OH दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है MnO2। यहाँ पे दिखा रखा है कि आपको पता है कि अगर आपको पता था कि ये तो हम एसिडिक मीडियम में लाते हैं, तो हम एसिडिक मीडियम करते हैं तब बनता है आपका परमैंगनेट आयन, तो परमैंगनेट आयन बनता है तब एसिडिक मीडियम लाते हैं। अभी बताया था ये, मतलब मैग्नेट आयन से परमैंगनेट आयन तब बन रहा था तब हम उसे एसिडिक मीडियम दे रहे थे। ठीक है ना, तब बन रहा था। और यहाँ पे तो OH दे रखे हैं, ये तो बेसिक मीडियम है, अगर बेसिक मीडियम इसके साथ रखोगे तो इसकी यील्ड घटेगी और ये रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी। तो ये कह रहे हैं टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ MnO4 माइनस, मतलब परमैंगनेट आयन की अगर हमें यील्ड बढ़ानी है तो OH को हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा, वरना रिएक्शन बैकवर्ड जा सकती है, क्योंकि परमैंगनेट आयन एसिडिक मीडियम में ही स्टेबल होता है। और यहाँ पे OH दे रखे हैं, तो OH तो हमें हटाना पड़ेगा इसके लिए, परमैंगनेट आयन के लिए। तो हम उसे हटाएं कैसे, किससे ट्रीटमेंट करें हटाने के लिए। तो आपको ये बात एक तरह से रट्टा मान लो या अभी समझा रहा हूँ मैं, समझ लो। अगर आपको OH हटाने हैं ऐसे केस में तो आप कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकती। ठीक है, अगर आप परमैंगनेट डालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, Cl यहाँ पे माइनस में था, ये तो 0 में बदल गया, क्योंकि OH तो बेस है पहले थी, बेस से रिएक्शन करने का नहीं। सल्फर में क्या हुआ, ये 6 में बदल गया, +6 में, रिड्यूसिंग एजेंट है। बस कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है और रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ होगा यहाँ पे। MnO4 कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द K2MnO4, यहाँ पे बोला है MnO4 में क्या हो गया, ये हो गया आपका परमैंगनेट आयन, और ये कौन सा हो गया, क्रोमेट आयन। इधर वाला कौन का, K2MnO4 में क्रोमेट आयन है और KMnO4 में परमैंगनेट आयन है। यहाँ पे बोला है कि KMnO4 कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम a K2MnO4
एज पर रिएक्शन, जैसे कि रिएक्शन दिखा रखी है यहाँ पे, ये रिएक्शन दे रखी है यहाँ पे क्रोमेट आयन और ये पर मैग्नेट मतलब ये मैग्नेट आयन, ये मैग्नेट आयन, एक बार दोबारा बता दूँ मैं, यहाँ पे बताया गया है कि ये आपका क्या दे रखा है, मैग्नेट आयन KMnO4 एक मैग्नेट आयन है, शायद मैं क्रोमेट आयन बोल लिया, सॉरी, ये मैग्नेट आयन है, ठीक है। KMnO4 एक मैग्नेट आयन है, ये KMnO4 एक पर मैग्नेट आयन है, सॉरी, KMnO4 एक पर मैग्नेट आयन है, ये क्या है, पर मैग्नेट आयन है। क्यों, तो आप K को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस का आ जाएगा, तो ये पर मैग्नेट आयन है। ये बोल रहे हैं हम इसे बना सकते हैं बाय K2MnO4, ये कौन सा हो गया, क्रोमेट आयन हो गया ये आप पर मैग्नेट आयन को क्रोमेट आयन से बना रहे हैं, मतलब आप पर मैग्नेट आयन को मैग्नेट आयन से बना रहे हैं, मैग्नेट आयन है, क्रोमेट आयन क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, पहले बता दूँ, मेरे मुँह से निकल रहा है, पर क्रोमेट आयन पूरी रिएक्शन में नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये आपका, वहाँ पे क्रोमेट बोल रहा हूँ, मतलब मैंने गलती से मैग्नेट को क्रोमेट बोल दिया यहाँ पे आपका ही मैग्नेट आयन से आप क्या बना रहे हैं, पर मैग्नेट आयन बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैग्नेट आयन दे रखा है ये, और ये पर मैग्नेट आयन दे रखा है ये, आपको ये बनाना है। तो यहाँ पे आपको पर मैग्नेट में ये एसिडिक आ रहा है, इसे हटाना पड़ेगा, बेसिक आ रहा है, इसे हटाना पड़ेगा, क्योंकि पर मैग्नेट आयन एसिडिक मीडियम में स्टेबल होता है, और यहाँ पे बेसिक के OH आ रहे हैं, OH हटाने पड़ेंगे आपको यहाँ से। तो द रिएक्शन कैन बी गो कम्प्लीट, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी बाय रिमूविंग ऑफ OH आयन बाय एडिंग, क्या ऐड करेंगे, OH ऐड करेंगे, वो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड ही डालेंगे, CO2 डालेंगे, क्योंकि CO2 से हम HO के आयन निकाल सकते हैं। जब भी आप MnO4 माइनस के साथ HCl HBr HI भेजोगे तो वो उसे Cl2 Br2 I2 में बदल देगा, इसलिए हम यहाँ पे ये वाले HCl का यूज़ नहीं करते OH आयन को हटाने के लिए, किसके साथ, पर मैग्नेट आयन के साथ। फॉर टाइट्रेशन ऑफ KMnO4 विद किसके साथ, विद FAS मतलब मोहर सोल्ट इन H+ मीडियम मतलब एसिडिक मीडियम, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड कैन बी यूज, कौन सा फॉलोइंग एसिड हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब H+ का हम ये रिएक्शन कर रहे हैं हम यहाँ पे, इसमें H+ का मीडियम ला रहे हैं, यहाँ पे H+ का मीडियम बनाने के लिए हम कौन सा एसिड यूज़ करेंगे, ठीक है, कौन सा एसिड यूज़ करेंगे। अगर आप ये वाले एसिड यूज़ करते हैं, कौन दे रखा है, पोटेशियम परमैंगनेट दे रखा है, ये एसिड तो आप यूज़ ही नहीं कर सकते, इन्हें किस में बदल देगा, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में बदल देगा ये। अगर आप HNO3 यूज़ करते हैं परमैंगनेट के साथ, तो क्या होगा, खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है परमैंगनेट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि HNO3 खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो नहीं करेगा किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर यहाँ पे सही आंसर तो दे रखा है डाइल्यूट H2SO4, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता, डाइल्यूट H2SO4 एक एसिडिक मीडियम देगा इसे, और ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता, कंसनट्रेटेड H2SO4 होता है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इस बात का ध्यान रखें, डाइल्यूट H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता, कंसनट्रेटेड वाला होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे आप डाइल्यूट का इस्तेमाल करेंगे प्रोवाइड करने के लिए H आयन का मीडियम, एसिडिक मीडियम पर मैग्नेट आयन के साथ, ठीक है। तो रिएक्शन पूरी करी आपने, आयन दिए, ये इससे इसमें बदल गया, ठीक है, यहाँ पे 2 आ गई लिखी हुई, मैंगनीज 2+ +7 से 2+ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है अब द रिएक्शन, एक रिएक्शन है KMnO4 विद Na2Cr, Na2
यहाँ पे रिएक्शन कराई गई है किसके साथ, यहाँ पे रिएक्शन कराई गई है KMnO4 की किसके साथ, Na2C2O4 की, KMnO4 की किसके साथ कराई गई है, Na2C2O4 के साथ इन एसिडिक मीडियम बिकम फास्टर आफ्टर सम टाइम। ऐसा क्यों हुआ, तब हमने KMnO4 की रिएक्शन कराई Na2C2O4 के साथ और कुछ देर के बाद वो रिएक्शन तेज़ होने लग गई। वो ये रिएक्शन थी ऐसे, ये आपको परमैंगनेट आयन दिख गया और ये आयन थे, तब ये एसिडिक मीडियम में हो रही थी, तो यहाँ पे Mn2+ का Mn2+ ये बन रहा था। ये एक तरह से ऑटो कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा था। पहले तो ये बना रिएक्शन से और ये बनने के बाद ये कैटलिस्ट की तरह काम करने लग गया, ऑटो कैटलिस्ट की तरह रिएक्शन तेज़ कराने लग गया। इस वजह से पहले रिएक्शन में Mn2+ बनेगा, फिर ये ऑटो कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, इसलिए बाद में इस रिएक्शन का रेट ज़्यादा हो जाता है। E0 सेल, अगर ये चीज़ याद रखें, अगर E0 सेल पॉजिटिव आ रहा है और डेल्टा जी नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस से खुद ब खुद होगी। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा है E0 सेल ऑफ द रिएक्शन KMnO4 विद H2O इस पॉजिटिव आ रहा है, मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, खुद ब खुद रिएक्शन होगी, ऐसा नहीं रिएक्शन नहीं होने की तुम डाल दोगे तो। इवन द KMnO4 कैन बी यूज एज द एनालिटिक रिएजेंट विद H2O। हाउ कैन यू एक्सप्लेन इट, बिकॉज तब काइनेटिक एनर्जी है, इट इज़ वेरी स्लो रिएक्शन। काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी की वजह से हो रहा है ऐसा, क्योंकि वो वेरी स्लो रिएक्शन है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। एक बार और बता दूं मैं, अगर ये होता है आपका KMnO4 के, मतलब ये होता है आपका MnO4, ये होता है आपका परमैंगनेट आयन और ये होता है आपका मैंगनेट आयन, ये मैंगनेट आयन। ठीक है, ये मैंगनेट आयन है। तब आप परमैंगनेट आयन के साथ H या HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, ये डालते हैं तो ये काम नहीं करते, क्योंकि इन्हें बदल देता है Br2I2 में। ठीक है, अगर ये परमैंगनेट आयन के साथ आपको OH हटाने हैं तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, और वो रिएक्शन दे रखी थी यार, ये जो रिएक्शन बताई थी अभी, ये सब रिएक्शन बताई हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एक तरह से ये देखा जाए तो। ठीक है, ये आपका बताया गया परमैंगनेट आयन एसिडिक मीडियम में इनमें बदल देगा, इन सब में बदल देगा ये। ठीक है, और ये खुद क्या हो जाएगा, Mn2+ में बदल जाएगा, जो कि कलरलेस होता है। ठीक है, और वीक और बेसिक मीडियम में ऐसा रिएक्शन दिखाएगा और खुद Mn4+ में बदलेगा। ठीक है, ऐसा होगा। और ये दे रखी है आपको डायक्रोमेट की रिएक्शन, ये डायक्रोमेट वाली भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई। चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही रिएक्शन है जो बहुत काम की हैं, इनको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, और ये आपकी डायक्रोमेट की रिएक्शन होगी, ऑरेंज कलर का होता है डायक्रोमेट, ये ऐसी रिएक्शन दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है राइट आ रिएक्शन ऑफ ड्रंकन ड्राइवन टेस्ट, मतलब वो शराब पी कर जो गाड़ी चलाते हैं तो बोली उनका टेस्ट करती है, तो क्या करती है वो लेती है, अगर शराब है तो शराब का फॉर्मूला क्या होगा, C2H5OH, उसमें आप याला डाल देंगे, उनका माउथ होता है उसके अंदर में ये डाल देते हैं, K2CrO7 डाल देते हैं। अगर उसने बना दिया ये, वो बनाएगा ये, अगर शराब पी रखी है उन्होंने तो क्या बनाएगा वो, तो आप उनके माउथ में डालेंगे K2CrO7 तो बना देगा CH3COOH, और ये होता है आपका क्रोमियम, ये 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में आके ग्रीन हो जाएगा। इसके ग्रीन होते ही उन्हें पता चल जाएगा इन्होंने ड्रंक कर रखा है। नोट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है मैंगनीज की,
मैंगनीज की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है मैंगनीज की, वो लेस स्टेबल होती है, कम स्टेबल होती है। तो वो बस स्टेबलाइज हो सकती है बाय ऑक्सीजन और फ्लोरीन से। किससे? ऑक्सीजन और फ्लोरीन से ही स्टेबलाइज हो सकती है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज। हमने देखा भी वो मैंगनीज की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वो लेस स्टेबल होती है, लेस स्टेबल होती है मैंगनीज की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। वो बस स्टेबलाइज हो सकती है बाय ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। क्यों? बिकॉज ऑक्सीजन और फ्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, वो अट्रैक्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन ऑफ मैंगनीज प्लस, मैंगनीज पॉजिटिव के ऑक्सीडेशन स्टेट के। ये कह रहा है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इज मोर स्टेबल विद ऑक्सीजन इन कंपैरिजन ऑफ फ्लोरीन। देखो स्टेबल तो दोनों से होती है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन से। अगर आप इन दोनों के अंदर भी कंपैरिजन करोगे किससे ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है, फ्लोरीन से ज़्यादा होती है, तो आपको दिखेगा कि ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। आप यहाँ पे देख लीजिए मैंगनीज Fe, Mn, F2, Mn, F3, Mn, F4 यही कंपाउंड है फ्लोरीन बना सकता है मैंगनीज के साथ। मैंगनीज के साथ फ्लोरीन MnF5 नहीं बना पाता, MnF6 बना पाता, MnF7 नहीं बना पाता। डू नॉट एज इज डू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये वाले कंपाउंड नहीं बना पाता। कौन? फ्लोरीन मैंगनीज के साथ। वहीं ऑक्सीजन सारे के सारे कंपाउंड बना लेता है लगभग, एजिस्ट कर लेते हैं। क्यों? रीजन है बिकॉज ऑक्सीजन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। ऑक्सीजन होता है वो मल्टीपल बॉन्ड बना पाता है, इस वजह से वो लगभग सारे कंपाउंड बना लेता है फ्लोरीन उसके मैंगनीज के साथ। नोट दे रखा है यहाँ पे, इन डी ब्लॉक स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज डाउन द ग्रुप। ये कह रहे हैं तब आप ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं ग्रुप में, तो आप देखते हैं कि स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है। ठीक है, जैसे एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे CrO3, MnO3, WO3, इन सब की 6 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रखी है, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है नीचे जाते हुए 6+ ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो आपने देखा भी, तो ये ऊपर वाला लेस स्टेबल हो गया इन कंपेरिजन ऑफ नीचे वाले, तो यहाँ पे ये लेस स्टेबल आ गया। ये लेस स्टेबल है, इसका ये मतलब है ईजिली रिड्यूस हो जाएगा, तो ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया। और वहीं तो नीचे वाले थे मोर स्टेबल है, तो ईजिली रिड्यूस नहीं हो सकते, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है ये। ठीक है, उतना ज़्यादा लेस स्टेबल है उतनी ज़्यादा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है, उतना ज़्यादा लेस स्टेबल उतनी ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है N-1 to 10। ठीक है, और NS012 ये दे रखा है। ये इनके अंदर ही इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं डी ब्लॉक के अंदर, इसमें और इसमें, बस। ठीक है, ये कह रहे हैं वैन, और यहाँ पे दे रखा है वो एक्सेप्शन दिखेंगे आपको, वो देखेंगे बस NS0 में, NS1 में, मतलब क्या हो रहा है, क्यों वेरिएशन आ रहा है, इनकी वजह से आएगा। NS0 की वजह से और NS1 की वजह से वो वेरिएशन आएगा, एक्सेप्शन बनेंगे, वो इनकी वजह से बनेंगे। वो डी सीरीज़ होता है, डी सीरीज़ के अंदर 3D सीरीज़ वाली होती है, उसके अंदर आपको D3D4 वाला नहीं मिलने का, कोई सा भी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3D4 नहीं मिलने का आपको, और किसी में भी 3D9 नहीं मिलने का। और रिपीट होंगे, वो होंगे 3D5, 3D10, ये रिपीट होंगे। ये दे रखा है यहाँ पे 4D सीरीज़, इसके अंदर आपको 4D3 नहीं मिलने का कहीं भी, 4D6 नहीं मिलने का, 4D9 नहीं मिलने का कहीं भी। वो रिपीट होंगे 4D सीरीज़ के अंदर, वो होंगे 4D5 एंड 4D10, ये रिपीट होंगे बार बार। और 5D सीरीज़ के अंदर 5D8 नहीं मिलने का आपको कहीं भी, ये कहीं नहीं मिलने का, वो रिपीट होगा बार बार, वो 5D10 रिपीट होगा। यहाँ पे दे रखा है एटॉमिक साइज। अब हम एटॉमिक साइज के बारे में बात करेंगे डी ब्लॉक के अंदर।
यहाँ पे देखेंगे आप, तब आप लेफ़्ट को राइट जाते हैं तो आपका साइज़ होता है जनरली डिक्रीज़ होता है, जनरली। एक्सेप्शन भी दे रखे हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये ऊपर बढ़ रहा है दोबारा से, ठीक है। यहाँ पे Ni का साइज़ कम होता है, कॉपर का ज़्यादा होता है, और जिंक का उससे भी ज़्यादा होता है। एक तो ये एक्सेप्शन दे रखा है, ठीक है। ये दे रखा है Fe का साइज़ बराबर होता है कोबाल्ट का साइज़ बराबर होता है निकल से, ठीक। ये दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है स्कैंडियम का ज़्यादा होता है Ti से, उस कम Vi, सबसे कम क्रोमियम। ये दे रखा है इसका डायग्राम NCERT में, ठीक है। और आप टॉप टू बॉटम जाते हैं, तब आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो आपका, तब आप थर्ड ग्रुप की बात करेंगे तो आपका साइज़ है सबसे ज़्यादा होगा 5D सीरीज़ का, फिर 3D सीरीज, 4D सीरीज़ का, और सबसे कम होगा 3D सीरीज़ का। तब आप बात करेंगे थर्ड ग्रुप की। और तब आप बात करेंगे फोर्थ ग्रुप से 12 ग्रुप तक की, तो साइज़ होगा सबसे ज़्यादा होगा, सबसे कम होगा 3D का। 3D सीरीज़ का साइज़ सबसे कम होगा, और 4D और 5D सीरीज़ का साइज़ लगभग बराबर ही होगा, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से 5D सीरीज़ का साइज़ कम हो जाएगा और सिमिलर हो जाएगा 4D सीरीज़ से। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो आप लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे पीरियोडिक टेबल में, ये लेफ़्ट है, आप राइट की तरफ जाएंगे तो आपका इलेक्ट्रॉन होगा वो ऐड होगा N-1D सब सेल के अंदर। इसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट होगा वो कम हो जाएगा, जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। जनरली स्मॉल वेरिएशन से बढ़ती है, बस थोड़ी थोड़ी सी बढ़ती है, ऐसे नहीं बहुत बड़ा वेरिएशन आ गया। तो आप देख सकते हैं जनरल, अगर जनरल देखेंगे तो ये लेफ़्ट दे रखा है, ये राइट दे रखा है, तो आप स्कैंडियम की कम होगी, जिंक की ज़्यादा होगी अगर आप ये वाला रूल फॉलो करेंगे तो, ठीक है। ये 3D में भी ये चल रहा है, 4D में भी चल रहा है, 5D में भी चल रहा है। कुछ एक्सेप्शन दे रखे हैं नीचे की साइड, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी क्रोमियम की कम होती है, मैंगनीज की ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉनिक 1 आयनाइज एनर्जी 1 होती है, वो क्रोमियम की कम होती है, मैंगनीज की ज़्यादा होती है। क्यों? यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, ये पूरी फील्ड चल रही है और यहाँ पे 4s1 में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा है, तो इसमें निकालना आसान है इन कंपेरिजन ऑफ मैंगनीज। क्रोमियम देखिए, अब आयनाइजेशन एनर्जी 2, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब क्रोमियम की ज़्यादा होगी, क्यों? क्रोमियम हाफ फील्ड में आ गया और मैंगनीज हाफ फील्ड में नहीं है, इसकी वजह से। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉपर की कम है, जिंक की ज़्यादा होती है 1 वाली। क्यों? जिंक में एक तरह से फील्ड चल रहा है मामला, कॉपर में फील्ड नहीं है, 1 4s1 की वजह से, ठीक है। और आयनाइजेशन एनर्जी 2 में देखिए कि कॉपर की ज़्यादा हो गई जिंक से, आयनाइजेशन एनर्जी 2। क्यों? कॉपर के पास फुल फील्ड स्टेबल हो गया और जिंक के पास नहीं है। अगर आप स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करते हैं, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एन का क्या मतलब होता है? कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं उसे कहेंगे हम एन। अब हम बात कर रहे हैं यू को कहेंगे हम स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। यू, उतना यू आएगा, मतलब उतना जितने इलेक्ट्रॉन, उतना जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं उतना ही पॉइंट समथिंग आएगा। जैसे कि यू आ रहा है आपका, मान लीजिए 2.49 या 2.89 ऐसे कुछ आ रहा है, तो आप 2 को गिनेंगे बस। 4 तो ये एक वैल्यू दे रखी है, 2 का मतलब हो गया यहाँ पे कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर 3.85 आ गया, कुछ भी आ गया, तो आप 3 को गिनेंगे, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यू का क्या मतलब है? यू का मतलब है कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ये ग्रुप 3 ही 3D सीरीज दे रखी है। यहाँ पे देखिए स्कैंडियम दे रखा है ना, इसी सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे लिखने के बाद हमने 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट मिला है, तो ये वाली आई, ठीक है, ये वाली आ गई। अब इसमें देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, इसमें देखिए इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 4 3 2 1 0। ये कह रहे हैं वो आपने अभी 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट देखी किसके अंदर? 3D के अंदर। ये सिमिलर होती है, उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3D में मिले आपको 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में, उतनी आपको 4D में मिलेंगे, उतनी आपको 5D में मिलेंगे। एलॉय फॉर्मेशन, एलॉय फॉर्म बाय एटम विद
द मेटेलिक रेडियाई डेड विद इन अबाउट 15% ऑफ ईच अदर। ये कह रहे हैं मान लीजिए एक साइज दे रखा है, ये इतना साइज दे रखा है, एलॉय बना रहे हैं, अलग मेटल का एटम है, अलग मेटल का एटम है, इन दोनों मेटल के अंदर पर 15% का डिफरेंस होना चाहिए साइज़ के अंदर। इससे ज़्यादा हुआ तो एलॉय बनाना मुश्किल हो जाएगा। एलॉय बनता है 15% के डिफरेंस से बनाया जाता है बस रेडियस के। क्या एक एलॉय दे रखा है ब्रास, ब्रास में क्या होता है 60% कॉपर होता है, 40% जिंक होता है। जर्मन सिल्वर में क्या होता है आपका कॉपर होता है एक पार्ट जिंक होता है, 2 पार्ट निकल होता है। ब्रॉन्ज में क्या होता है कॉपर प्लस टिन से बनता है। कैटालिटिक पावर के रीज़न क्या होते हैं, क्यों डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास कैटालिटिक पावर होती है, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ये, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट क्या करते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं एंड कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी रखते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। इस वजह से उनके पास पावर होती है कैटालिटिक पावर। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देकर बता रखा है, हैबर प्रोसेस में Fe का यूज़ होता है, वहाँ पे NN2 3 मॉलिक्यूल होते हैं, H2 के वो अमोनिया बना देते 2 मॉलिक्यूल, यहाँ पे SO2 एक होता है, ठीक है। ऐसे ही रिएक्शन होती चली जा रही है। यहाँ पे इसमें कौन सा पाया गया, इसमें कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कौन सा लिया V2O5 लिया कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, ठीक है। कैटलिस्ट VB किसका डी ब्लॉक एलिमेंट्स का है, ठीक है। यहाँ पे लिया निकल लिया हाइड्रोजिनेशन में, ठीक है। वेकर्स प्रोसेस जिसमें हम वेज ऑयल को वेज घी में बदलते हैं, इसमें हमने कौन सा लिया PDCl2 लिया कैटलिक। जिनलर नाटा कैटलिक ये हो गया, ठीक है। कहाँ पे यूज़ होता है पॉलीमराइजेशन में यूज़ होता है। क्या होता है जिनलर नाटा कैटलिक TiCl4 प्लस AlHC2H5 3, ठीक है। यहाँ पे विल्किंसन कैटलिस्ट लिया PPH3RHCl, ये हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन में यूज़ होता है। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, उनके पास प्रॉपर्टी होती है इंटरस्टिशियल कंपाउंड की फॉर्मेशन करने की। दीज कंपाउंड प्रिपेयर्ड बाय द ट्रैपिंग ऑफ द स्मॉल साइज नॉन मेटल लाइक बोरोन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन इन द इंटरस्टिशियल स्पेस ऑफ द क्रिस्टल लैटिस। मतलब क्या बोल रहे हैं, मतलब ये दे रखा है एक एटम, ये एक एटम, ये लेयर जा रही है एटम की एक, ठीक है। ये लैटिस बना रहे हैं पूरा, इसके बीच में जो ये स्पेस बच रहा है याला इसे कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इस स्पेस के अंदर हम स्मॉल नॉन मेटल के एटम को घुसड़ देते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये कह रहे हैं ये वॉइड बनता है, जैसे ही दे रखा है वॉइड, इसके अंदर हमने क्या कर, ये से इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। इसमें हम ट्रैप कर देते हैं स्मॉल साइज नॉन मेटल लाइक बोरोन, हाइड्रोजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन इन द इंटरस्टिशियल स्पेस ऑफ द लैटिस क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल। ये देख रहे ये, ठीक है। ये नॉन स्टैच्यूमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं, ये नीदर ना ही आयनिक होंगे ना कोवेलेंट होंगे। हार्डनेस ये बढ़ जाती है तब आप इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। ऐसे NiB निकल बोरोन के कंपाउंड है, हार्डनेस सिमिलर होती है डायमंड की इसकी, ठीक। किसकी NiB की हार्डनेस होती है वो सिमिलर होती है डायमंड से, डायमंड की हार्डनेस से। इनका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है तब आप इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं, कंडक्टेंस रिमेन सेम रहती है, केमिकली इनर्ट बन जाते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों दिखाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, रीजन होता है ड्यू टू द लो एनर्जी गैप बिटवीन NS एंड N-1D। इनके बीच में लो एनर्जी गैप होता है तो इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाते रहते हैं इनके अंदर, इस वजह से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं, क्योंकि लो एनर्जी गैप होता है NS एंड N-1D में, ठीक है। मान लीजिए वो NS दे रखा है, ये N-1D दे रखा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑफ NS को Y कह दिया और अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑफ N-1D को हमने X कह दिया। तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, कहाँ से आती है, Y से लेकर Y+X तक आती है वो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्स टू मैक्स, ठीक है। आपने NS के इलेक्ट्रॉन को Y कहा,
ठीक है, और N और ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है किसके, N-1d के, उन्हें S कहा। तो आप देंगे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ तक आएगी, Y से Y+S तक आएगी। जैसे यहाँ पे दे रखा हो Cu होता है Cu2+। देखो वो अगर आप देखेंगे स्टेबल कौन होता है, तो स्टेबल होता है Cu+1। Cu+1 स्टेबल होता है आमतौर पे। पर आप तब एक्वस मीडियम की बात करेंगे, तो आप एक्वस मीडियम की बात करेंगे तो आपको Cu2+ ज़्यादा स्टेबल दिखेगा इन कंपैरिजन ऑफ Cu+1। वैसे आप एक्वस सॉल्यूशन की हटा के बात करेंगे तो Cu+1 ज़्यादा स्टेबल होता है, Cu+1 ज़्यादा स्टेबल होता है अगर एक्वस सॉल्यूशन नहीं है। और एक्वस सॉल्यूशन आते ही Cu2+ ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे दे रखा है Cu2+ इज मोर स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन ड्यू टू द ग्रेटर हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, इन एक्वस मीडियम के अंदर ये दे रखा है Cu+1 ये Cu+2 में बदल जाएंगे, क्योंकि एक्वस मीडियम में कम स्टेबल होते हैं Cu+1। वैसे तो बहुत स्टेबल होता है अगर एक्वस मीडियम नहीं है तो, Cu+ से ज़्यादा स्टेबल है एक्वस मीडियम नहीं है तो, पर एक्वस मीडियम आने की वजह से Cu2+ ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो ये दो मॉलिक्यूल यहाँ पे दे रखे हैं, किस दो एटम दे रखे हैं Cu+1 के, वो बदल जाएंगे किसके अंदर, Cu2+ एंड खाली एक न्यूट्रल बन जाएगा। ये से कहेंगे डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन हो गई। स्टेबिलिटी देखेंगे एक्वस के अंदर, एक्वस मीडियम के अंदर, यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा एक्वस मीडियम। तो Cu2+ की ज़्यादा होती है Cu+ से, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा हो रही है तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो रही है, तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है Cu2+ की एक्वस मीडियम में। ठीक है, ये Cu+1 ज़्यादा स्टेबल होता है, पर एक्वस मीडियम में Cu2+ ज़्यादा होता है स्टेबल। ठीक है, और यहाँ पे रिएक्शन ये दे रखे हैं कि यहाँ देखिए आयोडीन होता है, आयोडीन I- एक रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तब आप ये देखेंगे तब ये Ti3+ से रिएक्शन करेगा। ठीक है, Ti3+ से रिएक्शन करेगा, Pb4+ से करेगा, Bi5+5 से करेगा, Fe3+ से करेगा, Cu2+ से करेगा। तो इन्हें इनकी फेवरेबल मन पसंदीदा ऑक्सीडेशन स्टेट में ला देगा कौन, आयोडीन। जैसे Ti की मनपसंदा, मतलब ये Ti होता है किस माना चाहता है ऑक्सीडेशन स्टेट में, +1 में। Pb किस माना चाहता है, +2 में। Bi किस माना चाहता है, +3 में। F किस माना चाहता है, +2 में। और Cu किस माना चाहता है, +1 में। I होगा तब आयोडीन से रिएक्शन होगी किस इन सब की, तो इनको अपनी मनपसंदा ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ला देगा, जैसे यहाँ पे ने ला दिया। आयोडीन होता है इन सब को इनकी मन पसंदीदा ऑक्सीडेशन स्टेट में भेज देगा। क्यों, आई का ही रिड्यूसिंग एजेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट डू नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन सा वाला वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता, स्कैंडियम नहीं दिखाता। ठीक है, स्कैंडियम नहीं दिखाता, नहीं, ये कह रहे हैं कौन सा वाला डू नॉट एग्जिबिट ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका आएगा नन ऑफ दीज। द मेल्टिंग पॉइंट, एक बार देख लीजिएगा ऐसे खुद भी रीचेक कर लीजिएगा। मेल्टिंग पॉइंट दे रखा है, मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है गलत बताया मैंने इसका आंसर। मेल्टिंग पॉइंट दे रखा है, मेल्टिंग पॉइंट ऑन अनपेड इलेक्ट्रॉन इन, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड किस पे कर रहा है, डी ब्लॉक एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड कर रहा है कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है N-1d सब सेल में, एटॉमिक मास कितना है, पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है सॉलिड के अंदर। मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट होता है डी ब्लॉक के अंदर, वो W का होता है। मेल्टिंग पॉइंट देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इनके अगर ऐसे कंपैरिजन में देखा जिंक का ज़्यादा होता है कैडमियम के, तो कैडमियम का मरकरी से। ठीक है, और कॉपर का ज़्यादा होता है Au से, Au का ज़्यादा होता है सिल्वर से। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की बात करी जाए तो Ag का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होता है, फिर कॉपर का, फिर Au का, फिर Al का। ठीक है, इनका होता है। पर सबसे ज़्यादा कंडक्टेंस किसका आ रहा है यहाँ पे, सिल्वर का आ रहा है। पर सिल्वर को फिर वो होता है हमारे इलेक्ट्रिकल तार होते हैं, ये सब ये बिजली में तार यूज़ होते हैं, इनमें हम सिल्वर का यूज़ क्यों नहीं करते, इसलिए नहीं करते सिल्वर का हम यूज़ हम इसलिए नहीं करते इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस में,
इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है सिल्वर का, तो जल्दी पिघल जाएगा, ज़्यादा करंट आ गया था। इसलिए हम कॉपर का ज़्यादा यूज़ करते हैं, सिल्वर का कम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल वायर्स में। यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे दे रखा है एटॉमिक नंबर, ऊपर दे रखा है मेल्टिंग पॉइंट, ये मेल्टिंग पॉइंट है MP। ठीक है, यहाँ पे आप लगा सकते हैं, ये NCERT में भी दे रखा है, NCERT दे बस ABC भी देख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे ये एटॉमिक, ये मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर दे रखा है एटॉमिक नंबर है, ये ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट शो द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट, कॉपर, क्योंकि कॉपर दे रखा है इधर, और कंपैरिजन देख लीजिए, इधर वाले ग्रुप से ही हो रहा होगा इसका, इस वाले से हो रहा, इधर से भी हो रहा हो, सबसे ज़्यादा कम से कम कॉपर का दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही कह रहे हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे दे रखा है M+2 से M में जा रहा है, तो नेगेटिव फॉर ऑल D सीरीज एक्सेप्ट कॉपर 2+ से, तब कॉपर प्लस में जाएगा तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये कह रहे हैं अगर देखो ये नेगेटिव है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, वो रिएक्शन नहीं होने की। अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव आ जाता है तो रिएक्शन नहीं होने की। अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव आता है तो ΔG नेगेटिव आ जाएगा, तो स्पॉन्टेनियस बन जाएगी वो रिएक्शन। ये कह रहे हैं E0 M+2/M क्या है, नेगेटिव है फॉर ऑल D सीरीज के लिए एक्सेप्ट कॉपर 2+ से, कॉपर में तब जा रहा है उसमें प्लस में है, बस एक रिएक्शन है D ब्लॉक में उसमें प्लस में है, मगर हर एक में तब M2+ से M में जाएगा तो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो H+ से H2 में जाता है, नहीं जाता कॉपर के। अगर कॉपर H+ कॉपर की प्रेजेंस में H2 में नहीं बदलेगा, वहीं H+ जिंक की प्रेजेंस में H2 में बदल जाएगा। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कॉपर कैन नॉट लिबरेट H2 गैस फ्रॉम एसिड, कॉपर होता है वो हाइड्रोजन गैस नहीं निकाल सकता H2 से। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन गैस नहीं निकाल सकता एसिड से, एसिड से वो हाइड्रोजन गैस नहीं निकाल सकता, कौन, कॉपर एसिड से हाइड्रोजन गैस नहीं निकाल सकता। ठीक है, वहीं आप देख लीजिए यहाँ, ठीक है, आपने पढ़ लिया कौन सा वाला E0 M2+ से M में जाना पढ़ लिया, और कॉपर का पॉजिटिव होता है, बाकी सब D सीरीज का नेगेटिव होता है, ये वाला रिडक्शन पोटेंशियल। और यहाँ पे देख लिए E0 M3+ से M2+ में जाना, क्रोमियम का ये होता है नेगेटिव। ठीक है, Fe का होता है पॉजिटिव, और कोबाल्ट का होता है पॉजिटिव। इसकी वैल्यू दे रखी है, मतलब इसका कोबाल्ट का ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन ऑफ Fe। और मैंगनीज का क्या होता है, मैंगनीज का भी पॉजिटिव होता है, मैंगनीज का ज़्यादातर इन तीनों में सबसे ज़्यादा दे रखा है मैंगनीज का। ठीक है, विच वन इज़ द बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, कौन सा ज़्यादा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, तो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया यहाँ पे, क्रोमियम हो गया। क्यों क्रोमियम क्यों हुआ, कि क्रोमियम का तो नेगेटिव आ रहा है ना, क्रोमियम का नेगेटिव आ रहा है, मतलब 2+ का नेगेटिव आ रहा है, तो अगर आप इसको उल्टी रिएक्शन चलाएंगे 2+ से 4 क्या किस में लाएंगे, 3+ में लाएंगे, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और तब आप 2+ को 3+ में लाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो जल्दी से कौन सी रिएक्शन होगी, क्रोमियम 2+ वाली जल्दी होगी। यहाँ पे दे रखा है ना, तब क्रोमियम 3+ 2+ में बदल रहा था वो, तो रिएक्शन वो उसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल नेगेटिव आ रहा था, तब हम पर अब तो हम यहाँ पे 2+ को 3+ में बदल रहे हैं, तो ये पॉजिटिव आना चाहिए। और वहीं तो हम Fe3+ को Fe2+ में बदल लेते, तो ये पॉजिटिव आ रहा था, पर अब Fe2+ को 3+ में बदल रहे हैं, तो अभी नेगेटिव आना चाहिए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये रिएक्शन नहीं होने की, और ये रिएक्शन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसको भी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट मानेंगे, Cr2+ को अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट मानेंगे, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल इसमें बदलने में क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया।
विच इज़ अ बेटर रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन सा बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा है बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा बेटर है। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा बेहतर है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है, वो अपना रिडक्शन कराए, अपने आप में इलेक्ट्रॉन ले ले, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा कौन सा ज़्यादा बेटर है, अपने अंदर इलेक्ट्रॉन ले ले, अपने अंदर इलेक्ट्रॉन लेगा मतलब 3+ से 2+ में आ जाएगा वो, ठीक है। यहाँ पे देखिए तब ये 3+ से 2+ में जा रहा है तो इसकी वैल्यू कितनी है 1.9, मतलब मैंगनीज 3+ से 2+ में जा रहा था, इसकी वैल्यू कितनी है 1.59। मैंने बताया था तीनों में सबसे ज़्यादा कोबाल्ट है, मैंगनीज नहीं है, मेरे मुंह से निकल गया था कि मैंगनीज का ज़्यादा था, वैल्यू पढ़िए सबसे ज़्यादा इन तीनों में, इन तीनों का कंपेरिजन बता रहा हूँ बस मैं, कोबाल्ट का ज़्यादा है। तो कोबाल्ट का सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, CO3+ इन कंपेरिजन ऑफ मैंगनीज 3+। आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब यहाँ पे आपने सिमिलर कंडीशन कर ली, ये हाफ फील्ड ये 2Tg, ठीक है, और ये वाला हो गया, तो कौन सा वाला आ गया, बस खत्म। यहाँ पे दे रखा है कलर होता है किसके अंदर, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनमें कलर आता क्यों है, उनका मेन रीज़न होता है ज़्यादातर डी ट्रांजिशन की वजह से डी ब्लॉक एलिमेंट्स के आयंस होते हैं वो कलर दिखाते हैं। पर कुछ एक्सेप्शन भी दे रखे हैं, वहाँ पे आपको दिख गया D0 वाली कॉन्फ़िगरेशन आ रही है या फिर D10 वाली आ रही है, वो आपके कलरलेस बन जाएंगे डी ब्लॉक के अंदर। अगर डी ब्लॉक में आ रहा है ये डी ब्लॉक में आएगी तो वो क्या होंगे, कलरलेस होंगे, उनके अंदर डी ट्रांजिशन नहीं हो रहा होगा। जैसे कि एग्जांपल में दे रखा है SC स्कैंडियम 3+, ठीक है, और Ti 4+, इनके अंदर D0 का आ रहा है तो कलरलेस बन गए। वहीं कॉपर +1 और जिंक 2+ में D10 कॉन्फ़िगरेशन आ रही है तो ये भी कलरलेस बन गए। कॉपर +1 Zn2+ भी क्या हो गए, कलरलेस हो गए, क्यों, उनके अंदर D10 कॉन्फ़िगरेशन आ रही है। वहीं SC3+, स्कैंडियम 3+ और Ti 4+ के अंदर D0 कॉन्फ़िगरेशन आ रही है तो ये भी कलरलेस हो गए। अब यहाँ पे दे रखा है KMNO4 डार्क पर्पल कलर का होता है, इसका कलर होता है डार्क पर्पल कलर का, KMNO4 होता है। ये कह रहे हैं कलर होता है KMNO4 के अंदर, ये डी ट्रांजिशन की वजह से नहीं होता, नॉट ड्यू टू डी ट्रांजिशन। ये क्यों होता है फिर KMNO4 में कलर, ये होता है ड्यू टू लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से, लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर LMCT, ठीक है। इसके अंदर दे रखा है CO, इसके अंदर ऑक्सीजन से, ये CO नहीं है, ये ऑक्सीजन दे रखा है, और O से मैग्नीज पे चार्ज का ट्रांसफर होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन से मैग्नीज पे चार्ज का ट्रांसफर होता है। अभी कह रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करने की टेंडेंसी होती है। रीजन क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट के पास कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करने की टेंडेंसी होती है ड्यू टू स्मॉल साइज, डी ब्लॉक वालों के पास स्मॉल साइज होता है और इनका फाई होता है, फाई वो हाई होता है, और एबिलिटी होती है इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल की, इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल पाई जाती है, इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करने की टेंडेंसी रखते हैं ड्यू टू स्मॉल साइज एंड इनका फाई होता है वो बहुत हाई होता है, और एबिलिटी होती है यहाँ पे पाई जाती है वैकेंट डी ऑर्बिटल। जैसे कि यहाँ पे डी ब्लॉक में आ गया आपका Fe2+, यहाँ पे देखेंगे आप तो इनने कॉम्प्लेक्स बना लिया। एक टेस्ट होता है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, ये टेस्ट होता है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, ये आपका NaCl दे देता है, KCl दे देता है, RbCl दे देता है, कि आयनिक क्लोराइड देते हैं लगभग, वो आयनिक क्लोराइड होंगे सारे, वो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट दे देंगे। जैसे यहाँ पे AgCl हो गया, HgCl2 हो गया, ये इनमें क्या होता है, इनमें फाई ज़्यादा होता है तो इनका कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा बन जाता है। AsCl3 हो गया, PbCl2 हो गया, SnCl4 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, CrCl4 हो गया, ये Cr दे रखा है, CrCl4 हो गया। इनका कोवलेंट कैरेक्टर होता, ये कोवलेंट कैरेक्टर के होते हैं, इस वजह से सारे के सारे हैं ये जो लाइन में लिखे हैं ये सारे के सारे क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नहीं देते, ठीक है, सारे के सारे
क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नहीं देते। अब क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट होता क्या है, यहाँ पे आपने देखा NaCl लिया, एक कंसनट्रेटेड H2SO4 लिया और K2Cr2O7 लिया। वहाँ पे Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +6। तब आपने इनकी रिएक्शन कराई, यहाँ पे लिया ना हमने NaCl, इनकी रिएक्शन कराई तो आपको मिला CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड। ये रेड ब्राउन वेपर्स बन के आते हैं। ठीक है, यहाँ पे NaCl का क्लोरीन इसके अंदर आया। ठीक है, इसका नाम क्या पड़ा, क्रोमाइल क्लोराइड। ये आपको बहुत सारे क्वेश्चन में मिलेगा। इसमें ऑप्शन मिलता है कि रेड ब्राउन वेपर्स बने हैं, तभी रिएक्शन हुई है तो क्या बने, रेड ब्राउन वेपर्स बने हैं। किसके बनते हो, क्रोमाइल क्लोराइड के बनते हैं CrO2Cl2 के। और आप इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट भी कर सकते हैं कि कौन बना है, क्रोमाइल क्लोराइड ही बना है। कैसे, आप इसमें NaOH डालेंगे, NaOH डालते ही अभी किसका था, कौन से कलर का था, रेड ब्राउन वेपर्स थे इसके, तो ये किस में बदल जाएंगे, N2Cr2O4 में बदल जाएंगे, येलो सॉल्यूशन बन जाएगा एक तरह का। उसके बाद भी आप दोबारा कन्फर्मेटरी टेस्ट भी कर सकते हैं। और ज़्यादा आप डालेंगे में CH3COO2 PB। ठीक है, ये डालेंगे तो PbCrO4 बन जाएगा, इसका येलोविश PPT आ जाएगी। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देकर बताया गया है कि एक एक्स कंपाउंड है, उसको आपने कंसनट्रेटेड H2SO4 और K2Cr2O7 डाला तो आपको रेड ब्राउन वेपर्स आ गए। तो S क्या होगा, तो NaCl तो भी हमने पढ़ लिया किसके अंदर, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में। NaBr होता है, NaBr भी होता है। अब आगे वाले पेज में यहाँ पे लिखा है, जैसे कि एक नोट दे रखा है, तब ये नोट पहले आप इस पर राइट मार दो, सी ऑप्शन पे दोनों होते हैं NaCl NaBr। NaBr कैसे होता है, NaBr में देखें, NaBr का आपको ज़्यादातर P ब्लॉक में पढ़ाया जाता है। ठीक है, पर ये रिएक्शन आगे यहाँ पे बता रहे हैं। तो Fe फ्लोरीन का आयन होगा, वो कंसनट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करेगा तो HF बनाएगा। ठीक है, इस सॉल्यूशन कहेंगे हम क्लियर सॉल्यूशन। तब क्लोरीन का आयन होगा, वो रिएक्शन करेगा कंसनट्रेटेड H2SO4 से, वो HCl बनाएगा। और HCl कैसा बनता है, वाइट फ्यूम्स बनती हैं इसकी, वाइट फ्यूम्स। और तो Br माइनस होगा, ब्रोमीन माइनस होगा, ब्रोमीन का आयन होगा, वो कंसनट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करेगा तो Br2 बनेगा। दिख गया आपको, मतलब क्या हुआ है, यहाँ पे तो HCl बना, यहाँ पे HF बना, यहाँ पे Br2 बनाया। क्या बनाया, Br2। तो यहाँ पे क्या हुआ, रेडिश ब्राउन वेपर्स बन गए। यहाँ पे I माइनस कंसनट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करेगा, यहाँ पे भी I2 बनेगा, वायलेट कलर का हो गया। आपको मतलब दिखा कि Br2 मतलब Br माइनस कंसनट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन कर रहा है, वो क्या बना रहा है, Br2 बना रहा है, और रेडिश ब्राउन वेपर्स बना रहा है। तो यहाँ पे वो हमने बताया था भी, तो यहाँ पे इस तरह से X तो NaBr भी हो सकता है, रेड ब्राउन वेपर्स तो बन रहे हैं ना, ये कंसनट्रेटेड H2SO4 भी आ रहा है। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन सही हैं, A और B। ठीक है, अब हम यहाँ से चालू कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा D ब्लॉक पूरा हो जाता है। अब हम यहाँ से चालू कर रहे हैं F ब्लॉक एलिमेंट। F ब्लॉक एलिमेंट के अंदर दो तरह के एलिमेंट्स आते हैं, एक्टिनॉइड्स एंड लेंथेनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स का पीरियड होता है नंबर 6, एक्टिनॉइड्स का पीरियड होता है नंबर 7। लेंथेनॉइड्स का ग्रुप होता है 3, एक्टिनॉइड्स का ग्रुप होता है 3। इनका एटॉमिक नंबर देखेंगे तो 58 से 71 तक लेंथेनॉइड्स आते हैं, और 90 से 103 तक एक्टिनॉइड्स आते हैं। कौन आते हैं, एक्टिनॉइड्स। और लेंथेनॉइड्स होते हैं, उनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3, और एक्टिनॉइड्स होते हैं, उनकी भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही होती है। लेंथेनॉइड्स में 4s सबसेल की फील्डिंग होती है, और एक्टिनॉइड में 4f बोला है मैंने यहाँ पे, 4f सबसेल्स की फील्डिंग होती है। वहीं एक्टिनॉइड में 5f सब सेल की फील्डिंग होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे याली दे रखी है, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इधर भी आएगी। आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी सिमिलर होती है किसके, कैल्शियम के। ठीक है, वो लेंथेनॉइड्स हो गए या यही हो गया, एक्टिनॉइड्स हो गए, इनकी फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो सिमिलर होती है कैल्शियम के।
और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी होती है लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स की, वो सिमिलर होती है एल्युमिनियम से। यह एटॉमिक एंड आयनिक साइज बताया जा रहा है किसका, लैंथेनॉइड्स का। यहाँ पे दे रखा है L A, यहाँ पे दे रखा है लास्ट वाला Lu। ठीक है, तो ये आप शुरू से लेफ्ट या एंड तक जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही है 4f के अंदर, तो सिल्डिंग इफेक्ट घट रहा है, सिल्डिंग इफेक्ट घट रहा है तो सेट इफेक्टिव बढ़ रहा है, सेट इफेक्टिव बढ़ रहा है तो साइज घट रहा है। ठीक है, और यही चीज़ ये तो न्यूट्रल में बताया अभी, La Lu इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं लिखी, ये 0 है क्योंकि न्यूट्रल है अभी। तब इनके 3+ में भी होंगे तब भी सेम ही चीज़ फॉलो होगी। तब आप La से Lu की तरफ बढ़ेंगे तो आपका साइज घटेगा, क्यों, जेड इफेक्टिव घट रहा है, जेड मतलब इसे सिल्डिंग इफेक्ट घट रहा है और जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। वो बेसिक नेचर होता है लैंथेनॉइड्स का। वो आप देखेंगे कि LiOH3 LuOH3, तो आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं इधर भी, तो आपका बेसिक नेचर घट रहा है और एसिडिक नेचर बढ़ रहा है। क्यों, साइज घट रहा है तो En बढ़ रहा है, तो बेसिक नेचर घट रहा है और एसिडिक नेचर बढ़ रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रखे हैं लैंथेनॉइड्स के बारे में। तब लैंथेनॉइड्स कार्बन कैसे रिएक्शन करेंगे, तो ये बनता है Ln3, C बनता है Ln2, C3 बनता है C2 बनता है Ln4, C3 बनता है। तब लैंथेनॉइड हेलोजन से रिएक्शन करते हैं तो LnH3 बनता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो Ln2O3 बनता है। तब सल्फर 8 से रिएक्शन करेंगे तो Ln2H3 बनता है। वहाँ पे Ln क्या दिखा रहा है, यहाँ पे लैंथेनॉइड को रिप्रेजेंट कर रहा है Ln यहाँ पे। तब लैंथेनॉइड नाइट्रोजन से रिएक्शन करें तो Ln बनता है। तो वाटर रिएक्शन करेंगे क्या बनाएंगे, LnOH3 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तब HCl से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, LnCl3 और एक क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। यहाँ पे दे रखा है Ce4+, Ce+3 में बदलता है, और ये एक तरह से इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में आता है। ठीक है, तो Ce4+ कैन बी यूज एज एनालिटिक रिएजेंट इन एक्वस मीडियम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। Ce4+ होता है, उसे हम यूज कर सकते हैं किसके, कैसे, एनालिटिक रिएजेंट की तरह एक्वस मीडियम में। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमने पढ़ा कि Ce+4 होता है, वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। Ce+4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो Ce+3 में बदलता है तो उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में आता है, जैसे दे रखा है यहाँ पे। तो हम Ce+4 को हम कैन बी यूज एज आ एनालिटिक रिएजेंट की तरफ यूज कर सकते हैं इसे इन एक्वस मीडियम। रीज़न क्या है, रिएक्शन होगी वाटर और Ce4+ में, इस काइनेटिकली वेरी स्लो होती है। इस वजह से हम एनालिटिक रिएजेंट की तरह से यूज़ कर सकते हैं Ce+4 को। क्यों, इसका रीजन क्या है, हम Ce+4 को एनालिटिक रिएजेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं एक्वस मीडियम में, क्योंकि तब एक्वस मीडियम वाटर मिलेगा और वाटर और Ce+4 के साथ रिएक्शन होगी, वो काइनेटिकली वेरी स्लो होगी। ठीक है, और आपको पता है एक्टिनॉइड हो गया, लैंथेनॉइड हो गया, उनकी फेवरेबल कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +3। तो +3 में वो आना चाहते हैं, तो E यहाँ पे देख रहा है E+2 में दे रखा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके E+3 में बदलेगा। ये YB+2 में दे रखा है तो वो +3 में जाना चाहेगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। ऑल ट्राइवेलेंट लैंथेनॉइड्स आर कलर्ड, बट सारे के सारे वो लैंथेनॉइड्स होते हैं जिनकी वैलेंसी +3 होती है, वो सारे कलर्ड होते हैं, उनके पास अपना अपना कलर होता है, सिवाय La+3 को छोड़ के और Lu+3 को छोड़ के, ये +3 में होते हुए भी कलरलेस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे La+3 और La+3 और Ce+4, La+3 और Ce+4 होते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में F0 आता है।
और यहाँ पे दे रखा है UB+2 और UB+2 YB दे रखा है, सॉरी YB+2 एंड LU+3। इनके ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में F14 आता है। तो ये डायमैग्नेटिक होते हैं चारों के चारों, ये चारों के चारों होते हैं La+3 Ce+4 और YB+2 Lu+3। ये सारे डायमैग्नेटिक होते हैं, इनमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अब हम लैंथेनॉइड्स पर लिया, अब हम एक्टिनॉइड्स की बात करेंगे। एक्टिनॉइड्स होते हैं वो शो करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि इनके पास लेस एनर्जी गैप होता है बिटवीन 5F 6D 7S के बीच में। और NP एलिमेंट होता है और PU एलिमेंट होता है, ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, वो है +7। NP हो गया और PU हो गया, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं +7 एक्टिनॉइड्स में। एक्टिनॉइड्स का साइज ज़्यादा बड़ा होता है इन कंपैरिजन ऑफ लैंथेनॉइड्स, और बेसिक नेचर होता है वो एक्टिनॉइड्स का ज़्यादा होता है लैंथेनॉइड्स के कंपैरिजन में। एक्टिनॉइड्स हैव द लो आयनाइजेशन एनर्जी, दैट वाई दे आर वेरी रिएक्टिव। और क्वेश्चन आता है कि एक्टिनॉइड्स होते हैं ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं, क्योंकि इनके पास लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, इस वजह से एक्टिनॉइड्स होते हैं ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। एक्टिनॉइड्स लैंथेनॉइड्स कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनॉइड्स कॉन्ट्रैक्शन ही हम ये लिख रहे हैं सिग्मा, इसका नाम, इसका मतलब यहाँ पे शिल्डिंग इफेक्ट, ड्यू टू पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ 4F इलेक्ट्रॉन। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है ड्यू टू द प्योर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ 4F इलेक्ट्रॉन। किसकी, कौन से इलेक्ट्रॉन है? 4F इलेक्ट्रॉन की वजह से पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होता है किसके अंदर? 4F इलेक्ट्रॉन में। तो हम कहेंगे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इसके अंदर क्या होता है? शिल्डिंग इफेक्ट घटता है, रेड इफेक्टिव बढ़ता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है साइज के अंदर। और एक होता है एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये भी पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होता है, पर ये होता है कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं पुअर शिल्डिंग इफेक्ट हो जाए, जिसमें 5F इलेक्ट्रॉन होते हैं वाले। अगर पुअर शिल्डिंग इफेक्ट आपका 5F इलेक्ट्रॉन के अंदर लगता है तो उसे एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे। और पुअर शिल्डिंग इफेक्ट आपका 4F इलेक्ट्रॉन के अंदर लग रहा है तो शिल्डिंग इफेक्ट कहेंगे, ठीक है। और स्ट्रेंथ की बात करें तो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है, उससे कम होता है लैंथेनॉइड, और सबसे कम होता है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? इसकी होता है पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होती है यहाँ पे 3D इलेक्ट्रॉन के अंदर, वो 4F में हो रहा था, वो 5F में हो रहा था, ये 3D इलेक्ट्रॉन के अंदर हो रहा है। कौन सा वाला? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे दिए उठा के यहाँ पे कि ND होता है वो मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, SM होता है वो स्टील लाइक होता है, PM होता है वो रेडियो एक्टिव होता है, मिक्स्ड मेटल होता है मेटल एलॉय कहते हैं उसे, ठीक है। LN ये मेटल एलॉय दे रखा है, इसकी परसेंटेज दे रखी है नीचे, ये इसकी परसेंटेज है, ठीक। कौन कौन से होते हैं? रूबी रेड होता है, कौन सा होता है? क्रोमियम 3+ इन Al2O3 के अंदर क्रोमियम 3+ रूबी रेड कलर का होता है, ठीक है। इमेरल्ड ग्रीन, तब क्रोमियम 3+ आप बेराइल में डालेंगे तो क्या कैसा आएगा? इमेरल आएगा, मतलब ग्रीन कलर का आएगा। यूके कॉपर, कॉपर कोटेड स्टील को हम यूके कॉपर कहते हैं। सिल्वर यूके कौन होता है? कॉपर एंड निकल का एलॉय होता है, उसे हम यूके सिल्वर कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर द बोथ आयन आर कलर, कौन से फॉलोइंग पेयर्स के अंदर दोनों के दोनों आयन कलर दिखा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है डी ब्लॉक के एलिमेंट जो कलर दिखाते हैं वो DD ट्रांजिशन करते हैं, और DD ट्रांजिशन नहीं करते कौन से वाले? D0 वाले और D10 वाले, ये नहीं करते और कलरलेस होते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे देखिए DD10 वाले और DD0 वाले कौन से हैं। स्कैंडियम 3+ आ गया, ये नहीं है। यहाँ पे भी आ गया, ये भी नहीं है। ठीक है, ये कॉपर +1 में आ गया, ये भी नहीं है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। ये दे रखे हैं, ठीक है, इनमें क्या होता है, DD ट्रांजेक्शन नहीं होता। मोर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट बाय द एक्टिनॉइड देन बाय लैंथेनॉइड। लैंथेनॉइड से ज़्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है एक्टिनॉइड इन कंपेरिजन ऑफ लैंथेनॉइड। इसका मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न क्या है इसका मेन रीज़न था कि ग्रेटर मेटेलिक करेक्टर ऑफ द लैंथेनॉइड दैट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एक्टिनॉइड। नहीं, ये तो नहीं है। इसका रीज़न है यहाँ पे आपका मोर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन, लेस एनर्जी डिफरेंस आएगा यहाँ पे, सी वाला करेक्ट है। लेस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 5f and 6d ऑर्बिटल देन दैट बिटवीन f3 वाला आंसर करेक्ट है इसका। सी वाला ऑप्शन क्या दे रखा है, लेस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 5s and 6d ऑर्बिटल देन दैट बिटवीन 4f and 5d ऑर्बिटल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस मोस्ट स्टेबल इन एक्वा सॉल्यूशन। इस तरह से ही अलग सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करने वाला आंसर है इसका। तो क्रोमियम 3+ होता है। क्रोमियम 3+ एक्वस स्टेट में बहुत स्टेबल हो जाता है। एक्वस में क्रोमियम 3+ स्टेबल हो जाता है ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे हाफ फील्ड दिखाता है T2G में। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज दैट एक्यूमुलेशन ऑफ सक्सेसिव सिंकेज। क्या बताना, मैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ये करेक्ट स्टेज में लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, एक्यूमुलेशन होता है सक्सेसिव सिंक। ठीक है, यहाँ पे ये रखा है एज अ रिजल्ट ऑफ द लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन द प्रॉपर्टी ऑफ 4D सीरीज एंड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट हैव नो सिमिलैरिटी बिटवीन विद 5D सीरीज ऑफ एलिमेंट। ऐसा तो नहीं है, वो आपने देखा था 4 से 12 ग्रुप तक ये था, इसका साइज सेम हो रहा था यहाँ पे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो ये बात तो गलत होगी, तो बी वाला ऑप्शन गलत है, तो यही आंसर हो गया। यहाँ पे दे रखा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बतानी है करेक्ट ऑर्डर में। यहाँ पे इनके एटॉमिक नंबर दे दिए साथ में, बस ये तो अब निकाल लेंगे वो डायग्राम से। डायग्राम दिया तो उससे आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट which of the element which one of the element with the following outer orbital configuration may exhibit largest number of oxidation state। कौन सी ऑक्सीडेशन सबसे ज़्यादा किस में होते हैं, ये बोल रहा है कौन सा एलिमेंट ऐसा है उसके बाद आउटर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन में वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट करता है अपने पास, कौन सा वाला है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको डी वाला दिखेगा। ठीक है, ठीक है, क्यों, ये D5 फ्लैट D5 एंड कौन सा हो गया S2, D5S2 सबसे ज़्यादा यही करेगा। ठीक है, क्यों, इसके बाद सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, सबसे ज़्यादा प्लस में चले आ गए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल अमंग द लैंथेनॉइड, +3 होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव द सेम साइज, सेम साइज किसके पास होता है, आप इसका आंसर आएगा, आपने ये पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल में, ये साइज का ऑर्डर होता है इस तरह से, इसे याद करना पड़ेगा। कौन सा साइज होता है, ये दे रखा है ZR+4 एंड HF+4। ये आयोनाइजेशन स्टेट में भी इनका सेम साइज सेम ही रहता है। Which one of the following ion has the electronic configuration argon 3d6, किसके पास होती है ये वाली कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये सब एटॉमिक नंबर लिख दिए इनके, तो आपका ये एटॉमिक नंबर था। ठीक है, आपको ये वाली कॉन्फ़िगरेशन दिखानी है कौन से में आ रही है, कोबाल्ट की ये होती है। ठीक है ना, CO की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दिखा दी उन्होंने, ये हो गई CO की 3d7
4H2, ये हो गई कोबाल्ट की। अभी तक आयनाइजेशन स्टेट में फ्री में आता है तो इसकी हो जाती है 3D6। आंसर कोबाल्ट है इसका। विच ऑन द फॉलोइंग आयन विल एग्जिबिट कलर इन एक्वा सॉल्यूशन, कौन सा वाला एक्वा सॉल्यूशन में कलर दिखाएगा? ये तो दिखाता ही नहीं। आपने देखो Ti4+ था, वो नहीं दिखा रहा था, यहाँ पे 3i3+ दे रखा है, दिखाएगा। विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दे रखा है। ये प्राइमरी स्टैंडर्ड, हमने सेकेंडरी स्टैंडर्ड बताया था Na2Cr2O7 को। यहाँ पे दे रखा है कि Na2Cr2O7 को हम प्रीफर करते हैं ओवर K2Cr2O7 के ऊपर हम प्रीफर करते हैं, मतलब K2Cr2O7 को बाद में प्रेफरेंस देते हैं, पहले हम Na2Cr2O7 को प्रेफरेंस देते हैं इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में। यही गलत है, हम K2Cr2 पहला प्राइमरी स्टैंडर्ड मानते हैं और इसे मानते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड। ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है। ये दे रखा विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्रॉपर्टी इंडिकेट अगेंस्ट इट। यहाँ पे लिख रखा है पहले ऑप्शन में ही TiVCr मैग्नीज Mna, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मेल्टिंग पॉइंट यही है इसका, तो आप मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर देखेंगे तो मैग्नीज तो नीचे आ रहा है, मैग्नीज तो सबसे ज़्यादा नहीं हो सकता, तो इसका पहला ही ऑप्शन गलत हो जाता है। यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट 0.84 bm इज गिवन दे रखा है, इनमें बताना है किसका होगा इतना मैग्नेटिक मूवमेंट इतना है, तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे, ठीक है। आप अनपेड इलेक्ट्रॉन गिनेंगे, यहाँ पे चौथे वाले के आ गए हैं। ये वाला क्वेश्चन दे रखा है बिकॉज ऑफ द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कौन का पेयर दे रखा है नीचे, ठीक है, उसके पास नियरली सेम एटॉमिक रेडियाई है। यहाँ पे तो आप देखते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये ZR उसका एटॉमिक नंबर 40 है और HF उसका 72 है, इनका सेम साइज़ हो जाता है, किसकी वजह से? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनका सेम साइज़ हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। चलो क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड द लेंथेनॉइड इज इनकरेक्ट, कौन सी गलत है? ऑल लेंथेनॉइड्स आर मच मोर रिएक्टिव दैन एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर आता है, बहुत रिएक्टिव होता है, ये लेंथेनॉइड से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। सारे मतलब कुछ लेंथेनॉइड से, यहाँ पे सारे लेंथेनॉइड से बात करिए तो सारे लेंथेनॉइड होते हैं, वो तो हो ही नहीं सकते एल्युमिनियम से ज़्यादा रिएक्टिव, तो पहली स्टेटमेंट ही गलत है यहाँ पे। बाकी पढ़ लेते हैं हम, स्टेटमेंट सही है। Ce+4 सॉल्यूशन आर वाइडली यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, सही है। यूरोपियम शोज 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट, सही है। द बेसिसिटी डिक्रीज एज द आयनिक ग्रेडियंट डिक्रीज फ्रॉम Pr to Lu। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर 2 इज 3d9 where the date of the copper 1 is d10, which one of the following is correct। यहाँ पे आपको देखेंगे कॉपर 2 ही करेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे एक्वस मेंशन नहीं करा, और मान लेना, ठीक है, तो ठीक है, मतलब एक तरह से कॉपर यहाँ पे 2 ही आंसर है रहेगा, क्योंकि एक तरह से यहाँ पे ये भी दे रखा है कॉपर 1 ज़्यादा स्टेबल है, नहीं दे रखा है इस तरह से। हाँ, यहाँ पे हम कॉपर 2+ ज़्यादा स्टेबल मानेंगे, एक तरह से एक्वस कंडीशन दे रखी है इमेजिनरी, ठीक है। यहाँ पे अगर जनरल ट्रांजिशन एलिमेंट कलर्ड सॉल्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल कलर्ड इन अ सॉलिड स्टेट। आप बस क्या देखेंगे, यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन देखेंगे, ठीक है, ये तो नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, ये इसमें देखिए कॉपर 2+ एंड F2d9 में मिल गया आपको, तो यही होगा आंसर। ऑन एडिशन ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ KMnO4 to the concentrated H2SO4 a green oily compound is obtained which is highly explosive in nature and identify the compound from following। तब आपने KMnO4 में ये डाला कंसंट्रेटेड H2SO4,
तो आपको ये बन के आया और यहाँ से वाटर निकल दिया आपने, तो आपको मिला MnO2 Mn2O7 मिला। ये कोवलेंट ग्रीन ऑयली कंपाउंड होता है, एक्सप्लोसिव होता है। एक तरह से याद करने वाली बात है ये, इसे याद कर लो। KMnO4 में तो आपने कंसनट्रेटेड H2SO4 डाला तो आपको 2 मॉलिक्यूल मिले HMnO4 के, तो उसमें से वाटर निकाला तो Mn2O7 मिला। वो कोवलेंट ग्रीन कलर का ऑयली कंपाउंड है, वो एक्सप्लोसिव भी है। यहाँ पे दे रखा है when KMnO4 solution is added to oxalic acid solution, the decolorization is slow in beginning but become instantaneously after some time। क्यों होता है ऐसा? ये अभी क्वेश्चन बता दिया था मैंने। क्यों? क्योंकि शुरुआत के बाद उसमें क्या बनने चले जाते हैं, Mn2+ के आयन बनते चले जाते हैं, वो ऑटो कैटेलिस्ट की तरह काम कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले बताया मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, कौन कौन सी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होती हैं? ये तो आपको पता है, क्रोमियम 3+ में है, ये एम्फोटेरिक होती है। उसके साथ साथ V2O5 होती है, ये भी एम्फोटेरिक होती है। ये तो आपको पता है, क्रोमियम 3+ में एम्फोटेरिक की तरह काम करता है, ये तो हो गया एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और एक होती है V2O5 होती है, वो भी एम्फोटेरिक होती है। ठीक है, ये मेनली एसिडिक होती है वाली, वो पर V2O5 होती है, एम्फोटेरिक तो होती है, पर ये मेनली कैसे बिहेव करती है, एसिडिक की तरह बिहेव करती है, होती है एम्फोटेरिक ही है। द ट्रांजिशन एलिमेंट शो मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू द स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटेलिक आयंस हैव ऑलमोस्ट सेम स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट? किसके पास क्या है, सेम स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट है। इसका मतलब एक तरह से किसके पास सेम अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तब भी क्वेश्चन बात करता है सेम स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट सेम है, तो इसका मतलब है अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम पूछ रहा है वो। तो आपने इसमें निकाले अनपेड, इसमें निकाले, तो आपको मतलब इसमें सब में निकाले, तो आपको पता चला A और D में सेम आ रहे हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन 3। ठीक है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिनॉइड सो ऑक्सीडेशन स्टेट +7? ये मैंने अभी बताया था थ्योरी में पढ़ के, कौन सा था, ये तो PU था और एक MP था, NP। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन सा वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं करता? सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तरह काम नहीं करता? ठीक है, कौन सा वाला नहीं करता? यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये दे रखा है आपका एक तो एक A है और एक D, ये ठीक है, ये दे रखा है, ये स्टेबिलिटी देख के बता देंगे अब। वैन द KMnO4 सॉल्यूशन इज एडेड टू ऑक्सैलिक एसिड, ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया वाला, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। Which of the following lanthanoids show 2+ oxidation state beside the characteristic oxidation state is +3 of lanthanoid? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर एक ये है YB और एक EU है BC, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं। कौन? EU and YB +2 ऑक्सीडेशन भी दिखाते हैं। YaCl is not used to make medium acidic in oxalic reaction of KMnO4 in acidic medium। क्यों? क्योंकि KMnO4 ऑक्सीडाइज कर देता है HCl को इंटू क्लोरीन गैस विच इज़ ऑल्सो एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये मैं क्वेश्चन जो करा रहा हूँ ये इसे बहुत ही एक तरह से पक्का कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत मेन क्वेश्चन है सारे। ये अभी मैंने D ब्लॉक के अंदर जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का कर लीजिएगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है बहुत बार। ठीक है, यहाँ पे जरा विच पेयर ऑफ आयन इज कलरलेस। कलरलेस कौन से होंगे? ये तो याले होंगे, एक याले होंगे, एक याले हो गए और एक याले हो गए। इनमें से देख लो कौन से वाले आ रहे हैं।
इसमें स्कैंडियम आ रहा है, ये गलत। ठीक है, इसमें स्कैंडियम आ गया। यहाँ पे दे रखा है इसमें जिंक आ गया, ये गलत। ठीक है, इसमें स्कैंडियम आ गया। बस वो दिख जाए उस मार दो आप। इनमें देख लीजिएगा, इनमें एक बार निकाल के, अगर किसी में D10 D0 डी वाली कॉन्फ़िगरेशन आ गई हो जाएगा बस कलरलेस। ये दे रखा है, ये मैंने नोट से उल्टी रिएक्शन यहाँ पे लिख रखी है इस तरह से। मेरे नोट्स में उल्टी लिखी है, इधर लिखा है, इधर लिखा, ये इधर है, ये इधर है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? एक एसिडिक और बेसिक मीडियम के बारे में पूछ लिया इन्होंने बस यहाँ पे। ठीक है, ये होता है CrO4-2, ये स्टेबल होता है बेसिक मीडियम में। सेलेक्ट द रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट को सिलेक्ट करना है यहाँ पे, रिड्यूसिंग एजेंट को सिलेक्ट करना है। तो आपको पता है Cr3 हो गया, और ये हो गया EU+2 हो गया, ये +3 में जाना चाहते हैं, सब रिड्यूसिंग एजेंट हैं। ये बढ़ाना चाहते हैं अपनी प्लस की स्टेट को। और ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, घटाना चाहते हैं +4 से किस में आना चाहते हैं? +3 में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? KMnO4 डज नॉट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एल्कलाइन मीडियम। ऐसा कुछ नहीं है, KMnO4 एल्कलाइन मीडियम में एसिडिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। ये स्टेटमेंट बस करेक्ट नहीं है, बाकी स्टेटमेंट भी पढ़ लो एक बार, वो करेक्ट है। ए वाली करेक्ट है, MnO4 2- इज स्टेबल ओनली इन वेरी स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन मीडियम, सही स्टेटमेंट है। डी ब्लॉक मेटल कैन शो अ जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट विद पाई एसिड लिगेंड लाइक CO। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज ब्रॉड आयरन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ क्रोमियम इज एम्फोटेरिक? आपको पता है क्रोमियम 3+ में ऑक्साइड बनाएगा, वो होगी आपकी एम्फोटेरिक, याली है। मैं क्रोमियम 3+ में बना रहा है। ये रिएक्शन दे रखी थी मैंने नोट्स में भी है, NaCl इस तरह से वो रखा है, NaCl है ये। इसमें आपने कंसनट्रेटेड H2SO4 डाला, नहीं भी दे रखे थे आप देख लीजिए। येलो ग्रीन गैस निकली, उस ये गैस निकली है येलो ग्रीन। तो ऐसा क्या डाला था हमने? X2, यहाँ पे येलो ग्रीन गैस निकली। यहाँ पे हमने एक तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला है, वो MnO2 भी काम करेगा, KMnO4 भी काम करेगा, क्योंकि दोनों के दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। ये क्लोरीन गैस निकलवा देंगे यहाँ पे। क्लोरीन गैस होती है आपकी, क्लोरीन गैस होती है आपकी येलो ग्रीन गैस, क्लोरीन गैस होती है येलो ग्रीन गैस, ये निकलेगी। इसमें आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला होगा एसिडिक मीडियम के साथ, तो निकल गया। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन दे रखी, X दे रखा है यहाँ पे, कंसनट्रेटेड H2SO4 K2Cr2O7, रेड ब्राउन वेपर निकले हैं। X पूछा है, X क्या था? ये तो एक बार क्वेश्चन करा दिया। NaCl भी हो सकता है, NaBr भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे यही आंसर, C आंसर है इसका। एक तरह से रिएक्शन दे रखी है, दोबारा आ गई, वो मैंने अभी बताया था, एक बार दोबारा देख लीजिए। अगर आपका फ्लोरीन आयन दे रखा हो, कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल दिया आपने, तो HF बनेगा और कि कलर ही क्लियर सॉल्यूशन बनता है। Cl आयन मिल गया और आपने कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल दिया, तो Cl बनेगा और यहाँ पे वाइट फ्यूम्स बनेगी। Br आयन दे रखा है आपने, कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल दिया, तो Br2 बनेगा। यहाँ पे Br2 बन रहा है। Br2 का कलर होता है रेडिश ब्राउन वेपर्स। और आपको आयोडीन का आयन मिल गया, I आयन मिल गया, तो ही कंसनट्रेटेड H2SO4 डालेंगे, तब आप इसमें ये I2 में बदल जाएगा, वायलेट कलर का होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका D ब्लॉक वाला चैप्टर है, DNF ब्लॉक वाला चैप्टर, ये आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ख़त्म। मेरा नाम अमजद अली, और यहाँ पे चैप्टर आपका हो गया है ख़त्म।